डायरेक्टर आरएवी डॉक्टर वंदना और मेरे विश्वविद्यालय में कुल सचिव डॉक्टर कृष्ण कुमार जाटियान जी और हमारे बीच में बड़े ही कर्मठ जो 3 और एक्सपर्ट आए हैं। मैं लगभग इनको बहुत लंबे समय से पीछे से जानता हूँ, हो गया होगा इनसे। और ये हेमंत जी तो इस धरा में थोड़ा लेट जुड़े हैं, परंतु सुनील जोशी जी, श्रीवत्स जी और सुरेश जी और इनके जैसे मैंने केरला में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट लोग देखे और मुझे इनके साथ काम करने का कुछ मौका मिला। मैं थोड़ी सी बात बता के हमारा अब आगे क्या रोल हो सकता है इस पे अपना प्रकाश थोड़ा सा डालूंगा। ये बात जब से मैं प्राध्यापक बना था या स्टूडेंट था, ये बात तो मन में थी कि सुश्रुत संहिता में परेशान तो किया जाता था कि 107 मर्मों के नाम याद करो, परंतु ये मर्म उस वक्त याद करने के बाद कहीं काम नहीं आए, आगे केवल नाम याद करा दिए। तो ये एक चिंता का विषय था, परंतु धीरे धीरे कुछ लोगों ने उत्तर भारत में जो मर्म चिकित्सा की लौ जगाई उसमें से मैं क्रेडिट और एक बार चाहूँगा आपकी अपलॉज प्रोफेसर सुनील जोशी को देना चाहूँगा, जिन्होंने मैं समझता हूँ कि अग्रणी रहे हैं। इन्होंने ये लौ मर्म चिकित्सा को उत्तर भारत में लाई और बहुत जल्दी ये फैला। तो मेरे मन में एक बड़ी तीस थी कि जब ये पता लगा कि जैसे जैसे आगे आते गए तो सिद्धा चिकित्सा के बारे में पता लगा तो वहाँ वर्मम था, फिर काउंसिल में आए तो वहाँ लगा कि नहीं, सिद्धा चिकित्सा का सारा लिटरेचर तो तमिल है, चिकित्सा में तो कम है, इसका लिटरेचर तो तमिल लिटरेचर में बहुत ज़्यादा है और केरला में तो अच्छी प्रैक्टिस की हो रही है। ये कुछ मार्शल आर्ट प्रैक्टिस हैं, उनमें मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में मर्म आघात करके दुश्मन को आघात पहुंचाना और उसकी तुरंत चिकित्सा भी करना, ये सारी बातें जब ज्ञान में आई तो एक विचार आया कि ये जो हमारा अधूरा फैक्टर पड़ा हुआ है, अब वर्मम चिकित्सा में कलरी वाले और मार्शल आर्ट वाले अपने अपने तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। मूल ज्ञान सुश्रुत संहिता में मर्मों का शुरुआत जो हुई तो एक लिंक हमारा नहीं बैठ रहा था कि मर्म चिकित्सा कहाँ गई बीच में से। अब हमने समझा कि अभी तक तो किसी ने काम नहीं किया, ये ओपन फील्ड है, लेट अस यूनाइट, लेट अस ब्रिंग इट टुगेदर। तो एक प्रयास हुआ, हमने केरला के एक इंस्टीट्यूशन को ये काम दिया, वहाँ प्रोजेक्ट दिया और पहले तो एक बात लिंक एस्टेब्लिश करना था, मर्म चिकित्सा एवं आयुर्वेद का लिंक करना था। जब तक हम अपनी चिकित्सा प्रक्रिया को वात पित्त कफ सप्त धातु और मल से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो आयुर्वेद नहीं है। तो इन विद्वानों का सहायता ली गई, एक बड़ा ग्रुप बना और लॉट ऑफ टाइम बैठे। थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने, और उसकी आउटकम ये बनी। एक ये अब अवेलेबल है, ये इन्हीं का सारा प्रयास है और आपकी इन एक्सपर्ट्स के कुछ फोटो भी मिलेंगे आपको, यहाँ ये करते हुए दिखाए गए, इनमें इसके फोटोज भी हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा क्योंकि आयुर्वेद का विषय बड़ा चिंतनीय विषय है। कोई कहे कि एक दूसरे को हम सिखा दें और हम सीख जाएं, जब तक आप अपना चिंतन और मनन नहीं करते तब तक उस विषय के ज्ञान में नहीं पहुंच सकते। मैं अभी भी चिंतन करता हूं, जब कभी अभी पीछे ही मैं कुछ बात पढ़ रहा था तो एक ज्ञान आया कि मर्म स्थान पर प्राण होते हैं, ऐसा ही कहा है ना, इसीलिए हमारे प्राण को आघात करते हैं अगर मर्म पे आघात होता है। अब उस प्राण को कैसे समझें? प्राण मतलब जीवन, प्राण से यहां पर आपको लेना पड़ेगा जीव क्रिया कर्म। अब सभी मर्मों पे आघात होने से आदमी मरता तो नहीं है ना, परंतु क्रिया में तो हानि होती है ना। तो प्राण से यहां पर अर्थ था। और क्रिया शरीर की कैसे होती है, किस पे आधारित है? वात पित्त कफ पे। इसका मतलब है जितने मर्म स्थान बताए गए हैं वहां प्राण से अर्थ है कि हमारा त्रिदोष का एक संधि स्थान है वो, और वहां के लक्षणों के आधार पे आप उस त्रिदोष को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पीड़ा वाला लक्षण है तो वात अधिक है या कफ ने अवरोध किया है, अगर दाह इत्यादि इन्फ्लामेशन वाले लक्षण है तो पित्त है। तो ये आप कर सकते हैं ना। अगर कहीं
शोथ हुई है और पीड़ा कम है परंतु स्वेलिंग है, तो एक काम दिया, सबसे पहला हमने काम लिया, उस पर लंबा समय लगाया था कि मर्म को त्रिदोष से कैसे जोड़ना और उसकी मैनिपुलेशन से मर्म की चिकित्सा करते हुए उस पर क्या इफेक्ट आता है उसको इवेल्युएट कैसे करना। ये प्रक्रिया में इन एक्सपर्ट्स ने बहुत योगदान दिया जिसके कारण ये हमारे हाथ में आ पाई। वर्मम से आप घबराइएगा नहीं, वर्मम शब्द मर्म का ही दूसरा शब्द है, ये केवल तमिल में मर्म जो है वो वर्म बन गया, ये शाब्दिक भेद है वरना वही चीज है, इसमें कोई अंतर नहीं है। उन्होंने विकास किया इसका और यहाँ विकास नहीं हुआ उधर विकास क्यों हुआ, इसकी भी तो इतिहास है ना हमारे पास कि यहाँ चिकित्सा विज्ञान की प्रोग्रेस रोक दी गई। 1000 साल तक जो आक्रमण हुए हमारे ऊपर उसमें हमारी किताबें भी नष्ट, लाइब्रेरीज भी नष्ट और हमारी किताबें बिक गई। जिनके पास कुछ लिटरेचर था वो कुछ पैसों के लालच में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और विदेशों में जर्मन में पहुंच गई, हमारे पास कुछ बचा नहीं। परंतु एक बाउंड्री लाइन थी कर्नाटका तक, उसके आगे इसका प्रभाव, उन विद्रोहियों का प्रभाव कम रहा और वो लोग अपना काम करते रहे, इसलिए उसमें विकास होता रहा। तो मर्म जहां 107 थे वर्म वालों ने उसको आगे बढ़ा लिया। तो ये विकास की प्रक्रिया थी जो जहां हाल्ट थी आगे चल रही थी, उसको सारे को इसमें इसके बीच में लिया गया है। और इस पुस्तक के साथ एक सीडी भी अवेलेबल करवाई गई थी, आप पता नहीं देंगे आगे कि नहीं देंगे, आई डोंट नो। उस सीडी नहीं है, ओके, तो आप दोबारा रीराइट कर सकते हैं, वो उसी की कॉस्ट में एडेड थी और इसके पीछे वो अटैच होती थी सीडी, उसको आप मैनिपुलेशन करते हुए मर्म चिकित्सा करते हुए सारी प्रक्रिया को आप जान सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास हमने एक ब्रोकन लिंक को जोड़ने का काम काउंसिल में रहते हुए किया था और 2020 में ये किताब छप के आई थी। आप लोगों ने जो योगदान दिया और सिद्धा के लोगों ने जो योगदान दिया उसके लिए मैं आज भी उनका आभारी हूँ। परंतु ये बात यहाँ खत्म नहीं हो गई मित्रों, इसमें अब प्रैक्टिकली काम करते हुए जो आपकी फर्दर समझ बनती है, आपको अगर वो डॉक्यूमेंट हो, जोशी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विदेशों तक इस प्रक्रिया को पहुंचा दिया, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन का इन्होंने, इसको प्रोपोगेशन के लिए इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। तो ये हर आदमी को काम करते हुए इसको डॉक्यूमेंट करना है और जहाँ कहीं इसमें सुधार करना है अपने सुझाव भेजेंगे तो इसके अगले एडिशन में वो चीज़ें एक ग्रुप डिस्कशन के बाद, पीयर रिव्यू के बाद, बैठने के बाद सारे विचारों को लेके इसमें दोबारा ऐड हो सकते हैं। तो हमारा जितना लिटरेचर प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पे समृद्ध होगा, एनरिच होगा, वो हमारी अगली जनरेशन को और लाभान्वित करेगा और आयुर्वेद का जो विकास है यही वास्तव में आयुर्वेद का विकास है। आप जैसे ही इस प्रोग्राम की योजना वंदना ने दी तो हमने कहा जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो सब अवेलेबल हैं, तो इससे बड़ा हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए हॉल नहीं है। हाँ, एक 100 लोगों के बैठने के लिए क्लासरूम है, इससे बड़ा उससे ज़्यादा नहीं है। परंतु मैं इस बात की खुशी व्यक्त कर रहा हूँ कि हमारे को आने वाले 15-20 दिन में, 1 महीने में एक 250-300 के कैपेसिटी वाला ऑडिटोरियम जो तैयार होने वाला है, उसके बाद तो कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर कभी भी किया जा सकता है जिसके लिए हमारे पास कंस्ट्रेंट थी। और आपको कुछ असुविधाएं यहाँ लग सकती हैं, वो हमें ज़रूर बता के जाइए और अगर अच्छा लगा हो यहाँ आके आपको तो बाकी लोगों को भी अपनी जगह पर जाके बताइए। मैं विशेष रूप से जोशी जी का, हेमंत जी का, श्रीवत्स जी का और सुरेश जी का बहुत आभारी हूँ। ये इनको कुछ लोगों को कुरुक्षेत्र में आके पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ, परंतु आपके आने की सूचना मुझे बहुत पहले मिल गई थी, तो मैंने इसलिए बात नहीं की कि लेट अस गिव ईच अदर ए सरप्राइज। थैंक यू वेरी मच, यू केम। और मैं चाहूँगा कि हम इससे पहले सम अप करें, अपना नाम और कहाँ से आए एक परिचय जरूर हो जाए, इसके बाद हम बाकी बात करें। एक्सपर्ट से तो सब लोग परिचित हो गए, आगे से चलें। Thank you so much, sir, for your embarking and motivational words. It actually gave a dynamics in the conference hall. I'm feeling the vibrations actually. Thank you so much, sir. We shall begin with a brief introduction. बैठ के Sir, I am Vaidya Priyanshu Chauhan from Vaidya Yajnadat Sharma Ayurved Mahavidyalaya. प्रियांशु। Dr. Sapna from Charak Ayurveda Medical College, Hapur. हापुड़। Sir, I am Dr. Kanika Agrawal from Chaudhary Bharvikash Ayurved Charak Sansthan, Delhi. Which department? Sir, I am a PG scholar, second year Okay, PG okay. scholar, Kaya Chikitsa. Myself, Dr. Indravir Mishra.
I am assistant professor in Neminath Ayurveda College, Agra. मेरा नाम वैद्य सुशांत मस्तानी, मैं प्रोफेसर हूँ द्रव्यपुर में। मैं मध्य प्रदेश से मंदसौर। प्रणाम सर, मैं वैद्य श्रीकांत सन्मुख, प्रोफेसर इन क्रियाशैली डिपार्टमेंट, मंदसौर, मध्य प्रदेश। वहाँ से डॉक्टर सुगंधा वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर रचना शाही, शोभित यूनिवर्सिटी। Dr. Pratya Jayal, Assistant Professor in Department of Panchakarma in Shobhit University. Dr. Praveen Gupta, retired Ayurvedic Medical Officer, District Ambala, Haryana. Dr. Satpal Gupta, Guru Kshar Sutra in RAV, and I am student from this institute. Where are you working at present, sir? Where are you working at present? I am at Ambala. अम्बाला। ये तो हमारे दिनेश चंद्र जी कुरुक्षेत्र के हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैं आपका होस्ट भी हूँ, ये मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस। गॉड ब्लेस यू। We also welcome our CRAB gurus. I would request ma'am to honor and felicitate Dr. Satpal Gupta sir. Sir is CRAB guru in Shar. एवरी ईयर हमारे 2 स्टूडेंट जो CRAB कोर्स में सेलेक्ट होकर आते हैं, वो 2 स्टूडेंट सर को मिलते हैं और शार सूत्रा के लिए Please give a big round of applause. I welcome Dr. Sunil. Well done, sir. Thank you so much, sir, for being here. The session of Dr. Sunil Kumar Joshi, sir, that is on the topic of scope of Marma therapy in present scenario. Before that, I would like to introduce, sir, in a brief manner. Professor Sunil Kumar Joshi, sir, has done Sir's graduation 1981, MD Ayurveda Shalya Tantra in 1986. Sir is currently Vice Chancellor in Uttarakhand Ayurveda University. Currently. Ex-Vice Chancellor, sir, in Uttarakhand Ayurveda University. Sir has held different posts like Medical Officer, Assistant Professor, Doon University, Dehradun, Uttarakhand. Total, sir, experience has more than 3 decades. Sir has written several books, published more than 50 research papers in different journals and periodicals. Sir has attended number of conferences nationally, has been internationally, visited many countries for the promotion of Ayurveda globally. Marma Science and Marma Therapy, founder, president of Mrityunjay Mission, Foundation for Vedic Medical Sciences and Jan Chetna. Expertise of sir, as far as I know, is Marma Abhikar. Sir, we are very blessed to have you here. Kindly be on the stage, sir, and continue with the lecture. Namaskar. Today just we are starting with the topic of the Marma Science and the Marma Therapy in the scope in the present scenario. Next slide. First of all, you have to know what is the scope of this Marma Science and Marma Therapy. A lot of medical sciences are available in the globe, globally, and what is the need of this Marma Science and the Marma Therapy, and what is the scope of the Marma Science and Marma Therapy. जानना चाहिए हमारे बच्चों को, क्योंकि हम लोग whenever we are talking about the Marma Therapy, we are not able to assess the incidence of any treatment type in our Ayurvedic literature. कहीं मिलता है आयुर्वेद में कहीं मर्म चिकित्सा के नाम से कोई चिकित्सा है? यदि आप आयुर्वेदिक टेक्स्ट को देखें, कोई मर्म चिकित्सा के नाम से चिकित्सा है? नहीं है. तो कैसे ये हुआ? The whole journey, just I will share you the whole journey with the Marma Science and the Marma Therapy.
whenever we are talking about the Marma science and the Marma therapy, just you have to know what is the scope in present scenario. Next. Before talking about the technique and the description of the Marma therapy, we have to find out the scope in case of the case studies. पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई मोबाइल खरीदते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका पता होना चाहिए कि कितने पिक्सल का है, इससे क्या क्या कर सकते हैं. तो यदि आप मर्म चिकित्सा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ इट इज़ बेनिफिशियल टू द सफरिंग ह्यूमैनिटी. जस्ट वी हैव स्टार्टेड बिकॉज बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ द शल्य तंत्र, हम लोगों का ध्यान कहाँ जाता है? सर्जिकल लीजन्स पे जाता है कि सर्जिकल लीजन्स में कहीं कुछ मर्म चिकित्सा के माध्यम से हो सकता है. तो देखिए, जब मर्म चिकित्सा की हम लोग बात करते हैं तो जब हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया 1991, तो हम लोगों का विरोध बहुत हुआ कि मर्म को आप चिकित्सा कैसे कह सकते हैं, जब इस पे एक डेफिनेशन है. क्या डेफिनेशन है? कि मार्यंतिति मर्माणी, जिसको चोट, जिस पे लगाने से चोट से आदमी मरता है उसे आप चिकित्सा कैसे कह सकते हैं. तो हम लोगों का विरोध हमारी तरफ से हुआ और पूरा बहुत अच्छे ढंग से विरोध हुआ. तो हम लोगों ने क्या कहा उनसे कि भाई हम मर्म चिकित्सा ही इसको कहेंगे. जब 91 में हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया तो कि ये महर्षि चरक ने लिखा है कि या क्रिया व्याधिहरणी सा चिकित्सा निगद्यते, कि जो भी कोई ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से आप रोगों का निदान करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? चिकित्सा कहते हैं. इसलिए मर्म बिंदुओं के माध्यम से की जाने वाली चिकित्सा मर्म चिकित्सा हम लोगों ने कहा. तो बिफोर दैट आई वॉन्ट टू शो यू फ्यू केस स्टडीज. नंबर 1, द कीलॉइड. पहले कीलॉइड देखें. आप लोग जानते हैं कीलॉइड बिकॉज इट इज ए हाइपरट्रॉफिड स्कार. व्हेनेवर देयर इज हीलिंग ऑफ द वुंड, उसको हम स्कार कहते हैं, और जब ये हाइपरट्रॉफिड हो जाता है तो उसको हम कीलॉइड कहते हैं. नेक्स्ट. इट इज द पोस्टपोन्ड कॉन्ट्रैक्चर इन द कीलॉइड. इसमें हम लोगों के पास एक साउथ से, ये पूना से, नासिक के पास एक मरीज हम लोगों के पास आया, एंड ए लॉट ऑफ कीलॉइड्स इन द पोस्टपोन्ड कॉन्ट्रैक्शंस वेर देयर, and he was treated somewhere with the reconstructive surgery. Next दिखाइए. The whole, just you can see the whole sternocleidomastoid, and patient was not able to move the neck in all directions. वो गर्दन भी नहीं हिला सकता था ठीक से, और ये पूरा कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है. देखिए, हाथ भी उठने में दिक्कत है और सारे के सारे आप देख सकते हैं. A good amount of the fibrous tissue is there. Next दिखाइए. In this condition, the whole part, this part, just you can see, you can appreciate this part, it was covered, there was keloid, and in this condition they have excised the whole keloid and they have given the skin grafting they have done. दिखाइए. तो हम लोगों के पास इसके लिए नहीं आया. उसके बाद क्या हुआ कि जो डोनर साइड थी, देख रहे हैं डोनर साइड, एंड इवन इन द डोनर साइड ही डेवलप्ड द कीलॉइड. वहाँ भी कीलॉइड हो गया, और कीलॉइड होने के बाद वो क्या होता है? एपिसोडिक इचिंग होती है, बर्निंग होती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. तो हम लोगों के लिए इसके लिए आया कि भाई मैं सब चीज़ कर चुका, यहाँ तक कि इवन कुछ लोगों ने इनको स्टेरॉइड और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, एंटीप्रोराइटिक जो भी दवाइयाँ दे सकते थे वो लोकल मेडिकामेंट और सब कुछ दिया, बट ही कुड नॉट गेट रिस्पॉन्स विद दिस ऑल ड्रग्स. तो जस्ट वी हैव क्या किया हम लोगों ने? करस्पॉन्डिंग मर्मो पॉइंट का स्टिमुलेशन किया. व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग मर्मो पॉइंट्स? मीन्स द मर्मो पॉइंट्स रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर रीजन. सो व्हेन वी हैव स्टिमुलेटेड ऑल दीज मर्मो पॉइंट्स, he got the tremendous response in terms of the all clinical features along with the ये सफल भी हो गया. मतलब ये क्या किया, ये जो बिल्कुल हार्ड था ये धीमे धीमे कम होने लगा कि वो कहता है कि अब आकड़ाहट भी कम हो रही है उसमें, एंड मूवमेंट इज वेरी स्विफ्ट इन नेक एंड ऑल द पार्ट्स. नेक्स्ट. फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई इफ वी कैन गेट द रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ दीज क्लिनिकल फीचर्स, डेफिनेटली इट कैन हेल्प इन द कीलॉइड. कीलॉइड में भी फायदा कर सकता है. इसमें फिर मरीज हम लोगों के पास आया, एंड इट वाज प्लान्ड by the surgeons that you have to go for the excision of the keloid, and again you have to go for the skin grafting. यही तो हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं. सब करने के बाद हम लोगों ने कहा कि भाई हम उसी को यूज़ करेंगे. देखिए, कुछ ये स्लाइड्स हम लोग, इतनी बढ़िया स्लाइड्स हैं, इतने अच्छे केसेस हैं कि हम लोग जब स्टूडेंट्स को दिखाते हैं तो उनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम क्या क्या चीज़ें से कर सकते हैं. तो इन दिस कंडीशन जस्ट सेम वे वी हैव स्टिमुलेटेड द करस्पॉन्डिंग मर्मो पॉइंट्स. करस्पॉन्डिंग का मतलब उसके आगे पीछे के मर्मों को स्टिमुलेट किया गया, एंड जस्ट यू कैन सी द रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ
दिखाइए नेक्स्ट, कंटिन्यू कर लीजिए, 2-3 स्लाइड्स और दिखाइए. इट इज इन कंटिन्यूएशन. And after that, just you can see, just we had avoided the surgical process. सर्जरी हमने उसको पिछले लगाई. अब इसमें जिसको पता नहीं है कि यहाँ कीलोइड था, वो सिर्फ थोड़ा सा डिस्कलरेशन दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं. तो इसका मतलब क्या, फाइब्रस टिश्यू, द नॉर्मल टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय द फाइब्रस टिश्यू. तो इवन द फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ को कम भी कर सकता है और उसको खत्म भी कर सकता है. ये निश्चित रूप से हम लोगों के पास एक वो मिला कि हम जस्ट वी कैन यूज इट इन द फाइब्रोएडिनोसिस एंड इवन इन द अदर ट्यूमर्स, उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द सेकंड केस इज, अब हम लोगों ने सोचा कि भाई ये फ्रैक्चर्स में भी काम कर सकता है, जब फाइब्रस टिश्यू पे काम करता है तो कैंसरस टिश्यू पे भी काम करना चाहिए. तो इन दिस केस देयर वाज फ्रैक्चर, ट्रांसफर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, एंड only plating was done in some medical college. And after that, even after that, after 1.5 month, 1.5 year, there was potential gap between these two fragments. 1.5 साल तक वो भरा नहीं. जब नहीं भरा तो क्या किया उन्होंने, they have taken a bony graft from the iliac crest and they have put the graft inside this. छोटा सा एक ऑपरेशन किया, उसमें ग्राफ्ट लगाने की कोशिश की कि यहाँ ग्राफ्ट डाला. ये ग्राफ्ट के लिए पहले की कंडीशन है, ग्राफ्ट के बाद की कंडीशन है. इसमें ग्राफ्ट डालने की कोशिश की, एंड इवन आफ्टर दैट देयर वाज नो हीलिंग. तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई तीसरे में आप क्या कर सकते हैं इसको. उन्होंने कहा कि भाई जस्ट वी आर गोइंग टू रिमूव द ओनली प्लेट, इसको निकालेंगे, इसकी रिपोजिशनिंग करेंगे और इंट्रामेडुलरी कुछ ग्राफ्ट डालेंगे. ठीक है. इट वाज प्लान्ड, बट शी डिनाइड कि भाई मैं तीसरा ऑपरेशन नहीं कराऊंगी. 20-22 साल की बच्ची थी. एंड आफ्टर दैट जस्ट वी हैव स्टार्टेड गिविंग द मर्मा. और मर्म चिकित्सा करने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट दिखा दीजिए. ये डेट वाइज लगी हुई है स्लाइड है ना. नेक्स्ट, एंड जस्ट यू कैन सी प्रीवियस फिल्म, एंड देयर इज कंप्लीट हीलिंग ओवर हियर. और कितना समय लगा इसको, 1.5 महीने का समय लगा. हम लोगों को मर्म में कितना समय लगा, जो कि आइडियल टाइम होता है ह्यूमरस या लॉन्ग बोन्स के जो अपर एक्सट्रीमिटी के उनको हीलिंग के लिए जितना समय लगता है उतना टाइम लगा. ठीक है. एंड जस्ट वी हैव अवॉइडेड द होल प्रोसेस ऑफ द जो ऑपरेटिव प्रोसेस का है रिमूवल का, उसको हम लोग रोक सके विद द हेल्प ऑफ दिस मर्मा साइज. नेक्स्ट, एक केस हम लोगों के पास और आया. आप लोग देखें, ऑटोसोमल रिसेसिव कंजेनाइटल इक्थियोसिस जानते हैं, बहुत सारे केसेस आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन रेयरली, यदि आप पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करेंगे तो 1-2 केसेस मुश्किल से मिलेंगे. मुझे दूसरा तीसरा केस मिला है. ठीक है. बहुत रेयर कंडीशन होती है. इन दिस कंडीशन जस्ट यू कैन सी द होल स्किन इज जस्ट लाइक द फिश, जो उसकी स्किन होती है जैसे फिश के जो स्केल्स होते हैं वैसी स्किन होती है. एंड इन दिस कंडीशन द सेम प्रोसेस, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इसमें ईचिंग होती है, इरिटेशन होती है, बर्निंग होती है, समटाइम्स देयर इज ओजिंग बिटवीन दीज स्केल्स. एंड इसमें भी सारी यहाँ इवन दे यूज टू गिव इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट और पता नहीं क्या क्या देते हैं, स्टेरॉइड से लेके सारी चीज़ें देते हैं. शी कुड नॉट गेट रिस्पॉन्स विद दिस प्रोसेस. इन सेम केस जस्ट वी हैव स्टार्टेड गिविंग द मर्मा थेरेपी. एंड आप उसके बाद देख सकते हैं 1 महीने के बाद और 4-6 महीने के बाद, और ये अभी 10-12 साल हो गए. तो इसमें अब क्या जरूरत होती है इस बच्चे को, सिंपल जस्ट वी आर यूजिंग, शी इज यूजिंग द कोकोनट ऑयल फॉर द लुब्रिकेशन ओनली. सिर्फ लुब्रिकेट, क्योंकि ड्राइनेस स्किन में रहती है लेकिन स्केलिंग गायब हो गई. वो कपड़े भी अब ठीक से पहन सकती है ओपन. पहले तो कपड़े भी पूरा बंद करके, गला यहाँ से बंद करती थी, पूरे पैरों तक हाथों को कवर करके रखती थी. तो उसमें भी देखा तो ऑटोसोमल रिसेसिव कंजेनाइटल इक्थियोसिस, इवन ऑल दीज केसेस कैन बी ट्रीटेड बाय द मर्मा साइंस एंड द मर्मा थेरेपी. तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस है कि भाई ये चीज़ें जब होती हैं तो छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं. और देखिए, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मर्मा थेरेपी, तो मर्म चिकित्सा के पीछे का कारण समझिए. और मैं बार बार कहता हूं कि यदि आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है तो मर्म का इंजन लगाना पड़ेगा, नहीं तो किसी में हिम्मत नहीं कि आप कितने प्रयास कर लीजिए कि आप इंटरनेशनली ले जा सके, नहीं ले जा सकते. क्यों नहीं ले जा सकते? जब आयुर्वेद हैविंग ए बिग फार्माकोपिया, सबसे बड़ा फार्माकोपिया किसके पास है? आयुर्वेद के पास है. यदि हम च्यवनप्राश की भी बात करें तो 20 तरह का च्यवनप्राश हमारे टेक्स्ट में लिखा है. एक योग है 20 तरह से, 20 टेक्स्ट में अलग अलग है. तो हजारों के तादाद में हमारे पास फॉर्मुलेशंस हैं, बट स्टिल जस्ट वी आर नॉट गेटिंग द रिकॉग्निशन इन वर्ल्ड वाइड.
और भारत के रूप में, भारतवर्ष में भी हम लोग क्या है, राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में नहीं और अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में माने जाते हैं। समझ रहे हो आप? अल्टरनेट किसे कहते हैं जानते हैं आप? आपने पूजा की होगी, पूजा करते हैं तो वस्त्राभाव है, सूत्र रखते हैं कि हमारे पास कपड़ा नहीं है भगवान जी को चढ़ाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, धागे का टुकड़ा डाल के उसको दे देते हैं हमारी पूजा। तो आयुर्वेद ऐसा नहीं। दूसरी चीज क्या है कि व्हेनेवर वी आर नॉट मेकिंग द रोटी, हम जिस दिन हमारी माता जी, हमारी बहन, हमारी पत्नी या हम रोटी नहीं बना पाते, उस दिन हम क्या करते हैं, क्या पिज़्ज़ा का ऑर्डर करते हैं। तो पिज़्ज़ा अल्टरनेट है, रोटी अल्टरनेट नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमने नियम बनाया है कि किसी भी कार्यक्रम में यदि हम लोगों को बुलाते हैं जिसमें अल्टरनेटिव लिखा हो तो हम लोग नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि ये मुख्य धारा की चिकित्सा पद्धति है। सबसे पहले तो जो हमारे नीति निर्धारक बैठे या चिकित्सा के लोग बैठे अपने दिमाग से निकालें कि क्या हमारे पास क्या पोटेंशियल है, वो जानते ही नहीं। तो मैं आप लोगों को कौन सी चिकित्सा पद्धति के बारे में बता रहा हूँ जिसमें इट इज़ द नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग। तो नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग का मतलब क्या, मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और जितने डीन डायरेक्टर हैं सब इस समय जो अब रिटायर हो गए वो सब मेरे साथी थे। हम लोगों ने पहला जो प्रेजेंटेशन है 2016 में दिया। 19 काम कब से कर रहे हैं, 1991 से काम कर रहे हैं। पहला प्रेजेंटेशन कब दिया, 2016 में। क्यों दिया, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते थे लोग कहते थे यार बेवकूफ़ी की बातें करते हो, ये कोई चिकित्सा हो सकती है, मर्म को दबाओगे चिकित्सा होगी, मर जाएगा आदमी, तुम उल्टे काम करते हो, सर्जरी कर रहे हो, अच्छी सर्जरी कर रहे हो, सर्जरी करते रहो, सर्जरी करने के साथ साथ ये क्या चीज़ लगे बैठे हो, ठीक है। तो सबसे पहला विरोध हमें कहाँ से हुआ, आयुर्वेद के लोगों से हुआ, अपने लोगों से हुआ। लेकिन उसमें उसका कोई हम लोग ये नहीं मानते, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा वही मैंने पढ़ा था। हमें जब हम ग्रेजुएशन में थे तो हमें बताया गया कि इनको छूना नहीं है और यदि इन पर चोट लगेगी तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, ये ऐसे कॉम्प्लिकेशन होंगे। जब हम लोग 83 में पोस्ट ग्रेजुएशन करने गए, प्रोफेसर देशपांडे, प्रोफेसर एल एन सिंह जो गुरुजन हमारे रहे, तो उन लोगों ने कहा कि ड्यूरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन यू हैव टू सेव दीज पॉइंट्स ड्यूरिंग द सर्जिकल इंटरवेंशन एंड द पैरासर्जिकल इंटरवेंशन। If you are not taking care of these points, a lot of complications may be there, a person may die. ये इंफॉर्मेशन हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में मिली। लेकिन जब हमें लगा कि नहीं ये कहीं कुछ इसमें हो सकता है, पोटेंशियल होना चाहिए, जब हम लोगों को पढ़ाने लगे तो हम लोगों ने इसमें काम करना शुरू किया धीमे धीमे। और कैसे काम करना शुरू किया, रिट्रोग्रेड एक हमें बचपन में जब हम लोग छोटे से थे तो हमें बताया, हमारे पिताजी ने बताया कि भाई एक हमारे बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उनकी गर्दन ऐसे हिलती थी, ठीक है, ऐसे ऐसे हिलती थी। तो हमने पूछा क्यों हिलती थी, छोटे बचपन की बात है, क्यों हिलती थी, कि स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की लाठी उनकी गर्दन और सिर के जोड़ पे लगी थी, तो वहाँ पे उनकी गर्दन लगने से उनकी गर्दन हिलती थी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास कब की थी, जब हम लोग छोटे बच्चे थे। जब हम लोग ग्रेजुएशन में आए तो हम लोगों को बताया गया कि यहाँ एक मर्म होता है जिसको कहते हैं क्रिकाटिका मर्म, और क्रिकाटिका मर्म पर आघात लगने से क्या होता है, चल मुर्दा होती। तो तुरंत वो क्लिक हुआ, वो सर्किट पूरा हुआ और लगा कि हमारे जो शास्त्र में लिखा है वो सही लिखा है, तो हम लोग उसके पीछे लग गए। तो अब हमने क्या किया, जब हम लोगों ने प्रैक्टिसाइज किया, सबसे पहला केस हमने लोगों ने क्रिकाटिका मर्म पे इसका प्रैक्टिकल किया। और जब भी कोई व्यक्ति जिसकी गर्दन हिलती है, गर्दन किसकी हिलती है, देखिए बुढ़ापे के 3 लक्षण होते हैं। बुढ़ापे के क्या होते हैं, 3 लक्षण होते हैं। यदि हम कहें कि भाई बालों से क्या हो, तो कोई किसी को नहीं बता सकते है ना, बाल तो आज कलर कर लेते हैं, यहाँ बोटॉक्स लगा लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना आजकल, तो आप पता नहीं कर सकते कि कौन कितना बूढ़ा है, कौन सा कितना है। तो बुढ़ापे के 3 मुख्य लक्षण होते हैं। एक तो होता है कि उसकी कमर झुक जाती है, ठीक है। दूसरी क्या होती है, उसके हाथ पैर कांपेंगे, गर्दन हिलेगी। दूसरी चीज दूर से देख के बता देंगे। और तीसरी क्या होती है, उसके लॉस ऑफ मेमोरी होती है, ठीक है। यदि देखेंगे हाँ अभी मैंने बेटे मैं क्या कह रहा था, आप रिलेवेंस कुछ नहीं होगा उसकी बातों में। तो 3 चीजें होती हैं। और उन 3 चीजों के लिए कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, सबसे पहले जो हम गर्दन हिलने की बात है, जब भी हम लोगों के पास ऐसे कोई मरीज आए तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, उसमें सिर्फ क्रिकाटिका मर्म को उत्प्रेरित किया और उसकी एक स्पेसिफिक टेक्निक डेवलप की। देखिए जब भी हम मर्म चिकित्सा की बात करते हैं, पूरे देश भर में लोग बात करते हैं, लेकिन जब भी मर्म चिकित्सा की बात करते हैं तो ना हमारे पास उसका कोई क्वांटम था, ना उसकी कोई डोज थी, ना उसका टाइम पीरियड था, ना उसका कितने दिन तक देनी है, ना उसका प्रेशर का कोई हमारे पास मेजरमेंट था। तो ये पूरी की पूरी चीज हम लोगों के सामने थी कि यदि हम मर्म चिकित्सा करते हैं तो एक प्रोटोकॉल हमारे पास होना चाहिए। तो क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, मर्म पे तो छूते में डर लगता था कि हम छुएंगे तो यदि कुछ हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो हम लोग क्या करते थे, मरीज को नहीं बताते थे कि हम क्या कर रहे हैं। छूने के बहाने से, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन के बहाने से मरीज को छूते थे और उसके मर्मों को तो कहता था कि भाई आपने इसको ऐसे उस दिन ऐसे ऐसे किया। हमने कहा हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो देख रहे थे।
जब उसको देखा कि भाई उसके बाद तो ये ठीक हो गया, इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है। इट इज द इंस्टेंट वे ऑफ द हीलिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति और सबसे तेज चिकित्सा पद्धति, ठीक है, इससे तेज चिकित्सा पद्धति दुनिया में कहीं नहीं। तो इसके रिस्पॉन्स भी आपको बता, तो हम लोगों ने वहां से शुरुआत की। और जब हम लोगों ने गर्दन के पॉइंट्स दबाने शुरू किए तो मरीज कहता है कि अब मेरी गर्दन थोड़ा सा स्टेबल हो गई और हाथ पैर कांपने कम हो गए। तो लगा कि निश्चित रूप से फायदा होगा। अब इसको फिर हम लोगों ने क्या किया, रिट्रोग्रेड स्टडी की। महर्षि सुश्रुत ने जो लिखे हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस लिखे हैं कि भाई इसमें चोट लगने पर ये कॉम्प्लिकेशन होगा, तो हम लोगों ने उन कॉम्प्लिकेशंस के जो रोगी आए उन पर वो मर्म का स्टिमुलेशन किया तो उसका क्विक रिस्पॉन्स मिलने लगा। तो इसका मतलब क्या है, यदि मैं कहूँ कि ये माइक है, माइक के इस पॉइंट को खराब होने से इसमें आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि यदि इसमें आवाज़ आनी बंद है तो मैं इस पॉइंट को ठीक करूँगा तो आवाज़ वापस आनी चाहिए, ठीक है। इट वॉज द मेन जो हम लोगों को मिला कि उसका स्टिमुलेशन इससे हम लोगों को मिला, तो हम जस्ट वी हैव स्टार्टेड गिविंग दिस मर्मो पॉइंट। अब ये चिंता थी कि हम इसमें कितना स्टिमुलस दें, क्या स्टिमुलस दें। तो लोग कहने लगे आप इसको दबाते हो, इस पर प्रेशर देते हो तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हम लोगों ने उनको एक छोटे से उदाहरण से, बच्चों के लिए उदाहरण है, बड़े लोग तो सारे विद्वान हैं, मर्म चिकित्सा के विद्वान बैठे हैं, छोटे बच्चों के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहे कि whenever we are talking about the मर्मा stimulation, just we have to differentiate between the stimulation, irritation and the injury। ठीक समझ रहे कि whenever we are talking about the मर्माघात, मर्म अभिघात की बात करते हैं तो हम क्या किसकी बात करते हैं, पेनिट्रेटिंग इंजरीज की बात करते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई आप तो इस समय किस हीरो को सबसे ज़्यादा आप लोग मानते हैं, सबसे बढ़िया हीरो कौन है, अमिताभ बच्चन को के अलावा, यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई आज आप अमिताभ बच्चन लग रहे हैं तो आप नाराज होंगे या खुश होंगे, बताइए जोर से बोलिए, खुश होंगे है ना। और यदि मैं कहूँ कि बहुत अमिताभ बच्चन बनते हो अपने को तो क्या होगा, आपका इरिटेशन होगी। और यदि उसके एक झापड़ कोई मारे, कहते अमिताभ बच्चन बन रहा है अपने साथ, तो उसका क्या होगा, इंजरी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टिमुलेशन, इरिटेशन एंड द इंजरी। समझ रहे हैं हमारी बात। तो स्टिमुलेशन करना है, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मर्मा थेरेपी, इट मींस जस्ट वी आर स्टिमुलेटिंग द मर्मा पॉइंट, वी आर नॉट गोइंग टू इरिटेट द मर्मा पॉइंट, वी आर नॉट गोइंग टू इंजर द मर्मा पॉइंट। ठीक समझ रहे, एक सबसे पहली बात। तो एक प्रश्न उठा हम लोगों के सामने कि कितना स्टिमुलेशन हम दें। कहीं कोई डोज नहीं थी, कहीं कोई डोज नहीं थी, कहीं किसी में कोई कहे कि हम कुछ भी करते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, अनमाम, ऑक्सीवेस्टर्न, कुछ में भी कहें, कहीं कुछ नहीं था। और जब हम लोगों ने मर्म के माध्यम से करना शुरू किया तो हम लोगों को लगा कि मिनिमल स्टिमुलेशन क्या हो सकता है। तो 0.8 सेकंड का स्टिमुलस हमको मिला। 0.8 सेकंड का स्टिमुलस कहाँ होता है, जब भी whenever there it takes in one cardiac cycle it takes 0.8 सेकंड, और उसके लिए पूरे जीवन भर हमारा शरीर उसको महसूस करता है। जब हम पैदा होते हैं तो कुछ थोड़ा कम होता है क्योंकि पल्स रेट ज़्यादा होती है तो कार्डियक साइकिल थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो 0.8 सेकंड का एक स्टिमुलस होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, 0.8 सेकंड का एक स्टिमुलस दिया। अब कितना देना है, एक स्टिमुलस से तो काम नहीं बनने वाला, कोई सही स्टिमुलस लगे ना लगे, सही जगह पे आप आइडेंटिफाई कर पाए ना कर पाए। तो हम लोगों ने कहा कि 15 से 18 बार, क्योंकि हम 1 मिनट में सांस कितनी लेते हैं, एक प्रोटोकॉल बनाना था, तो 15 से 18 बार। प्रेशर कितना, एफोर्डेबल और एसेसिबल, यानी कि एफोर्डेबल का मतलब क्या, जितना प्रेशर आप सह सके उतना, और दूसरा क्या, उसको महसूस कर सके। यानी कि आप यदि उसको छू रहे हैं या इसमें आपने कोई दाना बांध दिया और कहें कि आप मर्म चिकित्सा करें, नहीं, क्योंकि मर्म की दूसरी परिभाषा क्या है कि जहां मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि पांचों संयुक्त होते हैं, वहां उस स्थान को हम क्या कहते हैं, मर्म स्थान कहते हैं। और जब हम धमनी और व्याकरण उसकी बात करते हैं, सिरावेद की बात वहां करते हैं, तो महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि जितने भी हमारी सिराएं होती हैं वो क्या होती है, 4 प्रकार की होती हैं। उसमें होती है वातवाह, पित्तवाह। अभी डॉक्टर धीमान जी कह रहे थे, कुलपति महोदय कह रहे थे कि भाई हम वात पित्त कफ के सापेक्ष इसको कैसे देखते हैं, तो हम लोगों ने उसका पूरा प्रोटोकॉल, एक सारी चीज़ें हम लोग, क्योंकि लगता है कि हम लोगों को जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें बहुत सारे काउंटर पार्ट चाहिए। हम तो आयुर्वेद के लोगों से बात कर रहे हैं, यदि एम्स दिल्ली में मुझे कार्यक्रम करना है, यदि किसी मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स को ट्रेनिंग का प्रोग्राम करा रहे हैं, तो वो सारे के सारी चीज़ें, क्वेश्चन हम लोगों के पास आती हैं। तो जब हम लोगों ने देखा कि 4 तरह की सिराएं हर मर्म स्थान पर होती हैं, वातवाह होगी, पित्तवाह होगी, कफवाह होगी और रक्तवाह, चारों से। तो 4 के हिसाब से 127, तो वो वात पित्त कफ की बात जब हमने कही तो वो वहीं से बैलेंस होता है। तो कितना किया, 15 से 18 बार स्टिमुलेशन किया और दिन भर में 3 बार किया। देखिए ये जो मर्म चिकित्सा थी बीच में क्यों नहीं रही,
क्योंकि ये तुरंत काम करने वाली है। यदि गलत ढंग से इसको करेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगे और नुकसान होगा। इसलिए इसको क्या किया गया, एक हमारे जो जितने भी कर्मकांड थे उनके साथ जोड़ा गया। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, शिखा बंधन से करते हैं। यज्ञ हवन करते हैं तो क्या करते हैं, सर चुटिया खोलते हैं, चुटिया के बाद हम अपनी शिखा को बांधते हैं। तो ये कौन से, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर श्रीवत्स जी कह रहे थे कि भाई यहाँ से हमें शुरू करना, तो कौन सा है, मास्टर पॉइंट है, अधिपति मर्म। अधिपति का मतलब समझते हैं आप, अधिपति का मतलब होता है जैसे लंका अधिपति और कुलाधिपति दो नाम होते हैं ना, आपने सुने होंगे। कुलाधिपति किसको कहते हैं, चांसलर को कहते हैं, ठीक है। और लंकाधिपति किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं, ठीक। तो ये इसका मतलब क्या, वो राजाओं का राजा है। ये मर्म श्रेष्ठ भी हम लोगों ने अपना नाम, हमने अपनी किताबों में इसको मर्म श्रेष्ठ भी लिखा है कि मर्म श्रेष्ठ है और ये मर्मों का राजा है, मास्टर पॉइंट है। तो ये जो मास्टर पॉइंट है ये वहां से शुरुआत होती है। और इसके बाद आप ये देखें कि जो 3 बार हम जो काम करते हैं तो त्रिकाल संध्या के साथ किए जाने वाला ये काम है। तो जब भी हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं उसके बाद विभिन्न प्रकार के हम ये अंगों को छूते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं मर्म आच्छादन विधि। ये शास्त्रों में लिखा है, जितने भी हमारे वैदिक लिटरेचर है, और उसमें हम मर्म का आच्छादन करते हैं अपने रोगों को, अपनी चीज़ों को रोकने के लिए और अपने को ठीक करने के लिए। तो ये क्या किया गया कि हमारी वैदिक संस्कृति में जितने कर्मकांड थे त्रिकाल संध्या के साथ किए जाने वाला काम था, इसलिए उसको क्या किया गया, दिन भर में 3 बार कहने गए, सुबह दोपहर शाम। कब करना है, 5 से 7 बजे सुबह प्रातःकाल, दिन में 12 से 2 और शाम को 5 से 7। जो इवनिंग, जो ये प्रोटोकॉल है जो हॉस्पिटल में हम लोग फॉलो करते हैं या मरीज को कहते हैं, तो इस ढंग से 3 त्रिकाल संध्या के साथ किया जाने वाला काम। तो ये प्रोटोकॉल जब डेवलप किया तो 0.8 सेकंड आदमी को समझ में नहीं आता कि 0.8 सेकंड का मतलब क्या, वो सोचता 8 सेकंड, 0.8 सेकंड का अर्थ समझ में सामान्य व्यक्ति को नहीं आता। तो आपने देखा ओम किसकी क्या कहते हैं वो यूनिट है, बताइए, फिजिक्स में है ना, रेजिस्टेंस की। जब ओम हो सकती है तो ओम नमः शिवाय भी हो सकती है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, जब आप 72 बार ओम नमः शिवाय कहते हैं, करके देख लेना, 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, किसी के 58 होंगे, किसी के 62 होंगे, किसी के 60 होंगे। कंटिन्यूटी में ओम नमः शिवाय कहेंगे तो क्या होगा, 60 सेकंड होंगे, 58 होंगे या 62 होंगे। तो हम लोगों ने कहा कि जितनी देर में आप ओम नमः शिवाय कहते हैं उतनी देर का प्रेशर दीजिए, फिर रिलीज कीजिए, फिर उतनी देर का प्रेशर दीजिए, फिर रिलीज कीजिए। तो एक आम व्यक्ति के दिमाग में आने वाली बात थी, तो उसको हम लोगों ने इस ढंग से कहा कि 0.8 सेकंड का एक स्टिमुलस लेना, दिन में 3 बार करना। और कब तक करना है, जब तक बीमारी पूरी ठीक ना हो जाए। इंस्टेंट तो होता ही है, इट इज द इंस्टेंट वे ऑफ द हीलिंग, ठीक है। तो ये एक सामान्य प्रोटोकॉल पहले मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हम लोग जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द मोर अबाउट द मर्मा साइंस एंड द मर्मोथेरेपी। नेक्स्ट ये अभी तक हम लोग उसको करीबन 10-12 साल से इसको फॉलो कर रहे हैं। जब भी कोई वो किसी और को वजह से भी आते हैं, हम कहते हैं बेटे जरा सा एक पैर का फोटो देख लो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं, कि नहीं अंकल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम लोग सिर्फ सिंपल वो क्या करती है, लुब्रिकेट करती है, कोकोनट ऑयल की जरूरत पड़ती है सर्दियों में ज़्यादा, और कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, अब ये परथीज डिजीज की हम लोग बात कर रहे हैं, एवास्कुलर नेक्रोसिस इन द चाइल्डहुड। जो परथीज डिजीज हम उसको कहते हैं, जो एक एनोमली है बच्चों में, जो हिप की जरूरत होती है। इसको भी हम लोग करीबन 18 साल से हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं अभी भी बच्चे को। अब आप देख सकते हैं देयर इज डिजेनरेटिव चेंजेस, एवास्कुलर नेक्रोसिस हेड ऑफ द लेफ्ट फीमर। इसको दूसरी दिखाइए, जस्ट यू कैन कंपेयर विद द लेफ्ट एंड द राइट, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। फर्दर दिखाइए, नाउ द फर्दर डिटेरिएशन हो गया एंड सीवियर एपिफिजियोलाइसिस विद द कॉक्सा प्लेना। आप देख सकते हैं ये ऐसे ब्रेड का पीस जैसा रखा है ना, हेड गया, इतना बड़ा होना चाहिए था हेड जैसे था, अब ये क्या कॉम्पैक्ट हो गया, डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए। नेक्स्ट, यू कैन कंपेयर विद द हेल्दी हेड ऑफ फीमर। आप लेफ्ट में देख रहे हैं और राइट में देख रहे हैं, दोनों में अंतर पता चल रहा है। और ये बच्चे की उम्र थी लगभग 7 वर्ष, उस समय जब हम लोगों के पास आया तो 7 वर्ष थे। तो ये प्लान किया गया कि भाई ये अभी तो हो नहीं सकता, यदि इसका रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाएगी तो क्या करेंगे, ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या होगा, छोटा हेड होगा और एस्टेबुलम यदि एज वाइज बढ़ जाएगा तो फिर वो तो बेकार हो गया। तो उन्होंने कहा यू हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर 10 और 11 ईयर्स, 10-12 साल तक ऐसे रहेगा। और इसमें छोटा मोटा कुछ डिकम्प्रेशन या कुछ करना चाहेंगे करेंगे, कुछ ऐसा रहेगा और उसके पैर में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, हम लोगों के पास है एंड जस्ट वी हैव स्टार्टेड गिविंग द मर्मोथेरेपी, मर्म चिकित्सा देनी शुरू की। एंड यू कैन सी द हीलिंग फेज विद द मर्मोथेरेपी। आप देख सकते हैं अगेन जस्ट यू हैव गिव, यू कैन सी ये आर्टिकुलर सरफेस देख रहे हैं हेड ऑफ द ह्यूमरस की, इट इज गोइंग टू बी राउंडेड। नेक्स्ट, यू कैन कंपेयर, ये देखिए इसमें क्या है, एक ये ब्रॉडन हो गई, कॉक्सा मैग्ना की बात है,
और ये आप लेफ्ट और राइट में देखें, नेक्स्ट, एंड देयर इज कंप्लीट हीलिंग ऑफ द हेड ऑफ द लेफ्ट फिंगर। ये आप देख सकते हैं 11 साल का हो गया। अब हम लोगों के पास कब आया था? 7 साल में, 7-8 साल में, 7-8 साल में हुआ था, तो करीबन 1-2 साल बाद हम लोगों के पास डेट वाइज लगे हैं। तो लगभग 2-3 साल में जस्ट यू कैन सी देयर इज कंप्लीट हीलिंग ऑफ दिस एपिफाइसिस, पूरा लगभग ठीक है। और आज भी बच्चा बहुत एक एमटेक कर रहा है, एंड नॉट इवन ए सिंगल मिलीमीटर शॉर्टनिंग इज देयर। कोई भी छोटा पैर बिल्कुल नहीं है, सब कुछ करता है, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि मर्म चिकित्सा का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है इन ईच एंड एवरी केस ऑफ सच काइंड ऑफ डिजीजेज विच कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय द कन्वेंशनल मेडिकल साइंसेज और द टेक्निक। ठीक है, जो मर्म चिकित्सा के माध्यम से आप किन किन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं आप ये समझ लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मर्म चिकित्सा के कि हम लोग, और आज हम लोग इतने सबल होकर हैं कि मर्म चिकित्सा, देखिए जब भी हम लोग आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद के जो विद्यार्थी हैं उनसे 2 बातें मुख्य रूप से कही जाती हैं कि यू डोंट हैव द मैनेजमेंट ऑफ द पेन, इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट नहीं है आपके पास, एंड द मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी इज नॉट देयर। ठीक है, यही तो कही जाती है आपके। और मॉडर्न साइंस में क्या कहा जाता है, ये वो जो एलोपैथिक वाले क्या कहते हैं या बाहर वाले क्या कहते हैं कि आपकी दवाइयों में क्या है, मेटल्स हैं जो किडनी को खराब करती है, लिवर को खराब करती है, इसलिए आपकी दवाइयों में या आयुर्वेद को घुसने नहीं देंगे। ठीक, 3 चीजें कही जाती है। अब हमारे पास तीनों का जवाब है। तीनों का जवाब क्या? इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट इज देयर। तो यदि हम लोग स्टिमुलेशन करते हैं, नी पेन, बैक पेन, कहीं का पेन हो, इंस्टेंट उसी समय 1 मिनट 2 मिनट में या सेकंड्स में वो कम हो जाता है, एंड इट इज द इंस्टेंट एंड द परमानेंट वे ऑफ द हीलिंग। दूसरी चीज क्या है? इन केस ऑफ द इमरजेंसी, इमरजेंसी की बात और बताएं आप लोगों के मन में भी ये होगा कि जब वेन एवर देयर इज एनी इमरजेंसी, कार्डियोपल्मोनरी या कोई भी इमरजेंसी होती है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? इंस्टेंटली जस्ट वी हैव टू गो फॉर द एलोपैथिक मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक कंसेप्ट आपके दिमाग में भी है, सबके दिमाग में। लेकिन आप इमरजेंसी को समझिए कि इमरजेंसी किसे कहते हैं। इमरजेंसी कहाँ होती है? खेत में होती है, फैक्ट्री में होती है, दूर में होती है, खलियान में होती है, कहीं आप कहीं बाहर जा रहे हैं वहाँ होती है। तो क्या अस्पताल में होती है इमरजेंसी की, जो इमरजेंसी का मैनेजमेंट होता है? मरीज जब तक आपके अस्पताल तक आता है उसको ट्रीटमेंट देने तक, तब तक उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होने होते हो जाते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात? यदि किसी को स्ट्रोक हुआ तो ब्रेन में जितना डैमेज होना हो गया। तो आप क्या किस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं? पोस्ट इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशंस को डील कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उसको ठीक नहीं कर रहे। यू आर नॉट सपोज टू क्योर द डिजीज, उसके इम्पैक्ट्स को आप खत्म कर ही नहीं सकते ये इसके माध्यम से। ठीक है, इमरजेंसी मैनेजमेंट को कैसे समझ सकते हैं? यदि कहीं पे कोई आग लग गई और यदि 20 कमरे का मकान है, 20 कमरे की बिल्डिंग है, उसमें से 15 आपने क्या किया, यहाँ से फोन किया किसको? फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड आधा पौन घंटे में आई, उतनी देर तक आग लग गई और 10 कमरे खत्म हो गए, 10 कमरे उन्होंने आके बुझा दिए, 5 बज गए, उसका किसी का सामान जल गया। तो वो इमरजेंसी का मैनेजमेंट नहीं। इमरजेंसी का मैनेजमेंट है कि व्हेन यू some complication or some disease or symptoms are appeared and suddenly you are giving assistance to those cases, और उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो और आप बीमारी को ठीक कर सकें और उसको रिकवर कर सकें, तो उसको क्या कहते हैं? इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट किसके माध्यम से हो सकता है? मर्म के माध्यम से इमरजेंसी मैनेजमेंट हो सकता है और किसी दूसरे के माध्यम से नहीं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई आदमी बेहोश होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हाथ पैर के तले को मलते हैं। ठीक है, हम सब साइंटिफिक साइंस के स्टूडेंट, हाथ पैर के तले को मलने से क्या होता है? कुछ होता है? सर्कुलेशन बढ़ता है ना। अब हम स्टूडेंट एनाटॉमी के भी हैं, सर्जरी के भी स्टूडेंट हैं। यहाँ पर पैड ऑफ फैट होती है, पूरे में पैड ऑफ फैट होती है। ये स्किन क्या होती है? पतली होती है। यदि यहाँ का यदि हमें सर्कुलेशन बढ़ाना तो पूरा मलना चाहिए, पूरे हाथ पैर मलने चाहिए। करते क्या हम? हाथ और पैर के तले को मलते हैं। क्यों मलते हैं? क्योंकि यहाँ पर तल हृदय मर्म होता है, इसलिए। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात? हमें पता नहीं कि हम, लेकिन अब हमको जब पता है कि हमारे पास तल हृदय मर्म मलना, तो हम हाथ पैर नहीं मलेंगे, हम सीधे क्या करेंगे? तल हृदय मर्म को दबाएंगे। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड इंस्टेंटली जस्ट यू आर कैपेबल टू रिकवर द पेशेंट इन इमरजेंसी कंडीशंस। समझ रहे हैं हमारी बात? तो तल हृदय मर्म का इतना अच्छा प्रभाव होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट में, चाहे वो हाइपरटेंशन की कंडीशन हो। और जितने लोग इसमें प्रैक्टिशनर्स बैठे हैं उनको 2 चीज़ें ब्लड प्रेशर के विषय में बताना चाहूँगा। जब भी आपके पास कोई मरीज ऐसा आता है जिसका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा, इंस्टेंट यदि इट इज़ 180 और 220 और 120 डायस्टोलिक है, 220 सिस्टोलिक है, उस समय तुरंत आपको क्या करना पड़ता है? इंस्टेंटली जस्ट यू हैव टू गो फॉर द सबलिंगुअल निफेडेपिन। तुरंत देते हैं, निफेडेपिन डालते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं, और क्या करते हैं? इंट्रावीनस दे आर गिविंग द डायरेटिक एज वेल एज सम कॉम्पोज, और कोई इंजेक्शन देंगे। यही मैनेजमेंट है ना, और उसको फिर मैनेज करते हैं। लेकिन यदि कहीं ऐसी इमरजेंसी है और आपके पास ये सारे सिस्टम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं?
उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इंस्टेंटली जस्ट इफ यू आर गिविंग स्टिमुलेशन टू तल हृदय मर्म, ऑल 4 तल हृदय मर्म, 4 में नहीं है तो हाथ के मर्मों को करिए, तो उसमें क्या होगा, इंस्टेंट विदिन 3 to 4 मिनट्स देयर इज डिक्लाइन ऑफ द 30 mm ऑफ Hg। कितने का डिक्लाइन है? 30 mm ऑफ Hg का डिक्लाइन है इन मर्मों को दबाने से। और 30 का हो गया, 220 से आपने यदि 170 ला दिया तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, इसका मतलब पेशेंट सेफ हो गया आपका। ठीक समझ रहे? इन रेगुलर प्रैक्टिस यदि हम इस मर्म को दबाते हैं तो ब्लड प्रेशर काफ़ी ठीक हो जाता है, एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी मेडिकेशन, बट यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेगी, खाने पीने में परहेज करना पड़ेगा, शराब ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, वो लाइफ स्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, देन यू आर गेटिंग द 100% रिस्पॉन्स इन केस ऑफ इमरजेंसीज। तो इमरजेंसी का मैनेजमेंट भी आप इससे कर सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि मर्म चिकित्सा का कितना बड़ा एक एस्पेक्ट हमारे साथ है। और बच्चों के लिए जो हमारे नए प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए एक तरह से एम्पावरमेंट है ऑफ आयुर्वेदिक, जो हमारी प्रैक्टिस है उसका एम्पावरमेंट है। नेक्स्ट, ये बहुत सारे केसेस हम लोगों के पास पोस्ट कोविड पीरियड में ए लॉट ऑफ एवियन केसेस जस्ट वी गॉट। वो पर्थीज डिजीज क्या होती है, जो बचपन में होती है, चाइल्डहुड में होती है, उसको हम पर्थीज कहते हैं। और ये एवियन का वास्कुलर नेक्रोसिस है, ये पोस्ट कोविड भी हुआ है, स्टेरॉइड के यूज से भी हुआ है, उसके मैनेजमेंट से। एंड ए लॉट ऑफ केसेस जस्ट वी आर डीलिंग, मैं समझता हूँ 10-20 केसेस भी अभी भी हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ मर्मा एंड विद सम गुलू साथ में देना पड़ता है, इसलिए देना पड़ता है कि उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, नहीं तो मर्म को नहीं करेगा। उसको दवाई थोड़ी देते रहेंगे, भाई 3 बार दवाई खानी, दवाई खाने के 15-20 मिनट बाद इसको करना है, तो उसको करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ना तो एवास्कुलर नेक्रोसिस किसी और चीज़ से ठीक होता है, किसी आयुर्वेदिक दवाई से ठीक होता है, न पंचकर्म से ठीक होता है, न किसी एलोपैथिक साइंस से ठीक होता है। ये सिर्फ ठीक हो सकता है तो किससे हो सकता है, पावर ऑफ सेल्फ हीलिंग से, जिसको हम कहते हैं मर्मा साइंस। नेक्स्ट, ये सारे केसेस। नेक्स्ट अब ये थोड़ी सी बात हम लोग इसके विषय में करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल डेफिनेशन, द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी विच आर वेरी वल्नरेबल टू द ट्रॉमा नोन एज मर्मा। ठीक है, जो प्राण के जिस आघात से जो बहुत सारे एक सेंसिटिव पॉइंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मर्म कहते हैं। तो उन मर्मों के लिए की डेफिनेशन आप लोग सभी जानते हैं। और दूसरी डेफिनेशन इसको जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि मांसशिरा स्नायु अस्थि संधि, जहाँ 5 चीज़ें मिलती हैं उस स्थान को हम संधि वो कहते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया, मार्यंतीति मर्माणी से मृत्युंजयति मर्माणी तक किया, कि हम इससे मृत्यु को भी जीत सकते हैं, मृत्यु जैसी बीमारियों को भी जीत सकते हैं। इसका मतलब जिसका इलाज कहीं नहीं, हमारे यहाँ भी असाध्य का है। अब आप समझ सकते हैं कि पोस्ट पोलियो पेरिसिस नाम सुना है, हमारे देश में पोलियो को हम लोग इरेडिकेट कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, गर्व का विषय। लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको पहले आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले पोलियो हो गया, उनका कोई इलाज है आपके पास? नहीं। बट विद द हेल्प ऑफ दिस मर्मा स्टिमुलेशन इट गिव्स इंस्टेंट रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ द मोबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लेग। यदि हम मर्म दबाते हैं, किसी को 40 साल पुराना पोलियो है और यदि हम उसका स्टिमुलेशन करते हैं तो उसी समय करीबन 1-2-3 मिनट के बाद उसके पैर में कुछ मूवमेंट आने लगती है, और लगातार करते हैं तो वो लगभग ठीक हो जाता है। उसके हाथ का एक तरह से उसका कंटूर भी ठीक होने लगता है और उसकी मूवमेंट भी काफ़ी कुछ रिकवर हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये डेफिनेशन जो है हमारी मर्म की है। नेक्स्ट, तो एनी ट्रॉमा टू दीज प्लेसेस में लीड टू ए लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड द डेथ। तो ड्यूरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन यू हैव टू सेव दीज पॉइंट्स। तो शल्य के दौरान आप लोगों को इन पॉइंट्स को देखना चाहिए, बचाना चाहिए, इसलिए इसको कहा है। और ये क्या होता है कि एनाटॉमिकल डेथ हो सकती है उसमें, तो एनाटॉमिकल कॉन्फ़िगरेशन खराब हो सकता है या उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो अफेक्टेड हो सकता है। मीन्स यदि ये हमारा अंगूठा है, एनाटॉमिकली आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है, लेकिन इफ़ वी आर नॉट एबल टू मूव दिस थंब टू डू द डेली वर्क, या इससे हम कोई काम नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, इसकी फिजियोलॉजिकल डेथ हो गई। तो एनाटॉमिकल डेथ हो सकती है, दूसरा फिजियोलॉजिकल डेथ हो सकती है। इन ऑल दीज कंडीशंस जस्ट यू हैव टू टेक द असिस्टेंस ऑफ द मर्मा साइंस एंड द मर्मा थेरेपी। नेक्स्ट अब ये एक इंट्रोडक्शन है कि हम कहते हैं मर्म चिकित्सा दुनिया की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। ठीक है, दुनिया की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति यदि कोई है तो क्या है, मर्म चिकित्सा। क्यों? आयुर्वेद को हम कहते हैं भाई ये 5 से 10 हज़ार साल पहले, जो हम नहीं कह रहे, अंग्रेज कह रहा है, हम तो लाखों साल कहते हैं। ठीक है, ये तब क्यों पुरानी है, सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि ये एक इनहेरेंट पावर ऑफ हीलिंग है हमारे शरीर में। और कब से है ये हमारे शरीर में? जब से मनुष्य इस धरती पर पैदा हुआ तब से हुआ। और किस शरीर की बात हम करें? षडंग शरीर की बात करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रावण के शरीर में कितने मर्म स्थान होते, पूछूं मैं तो कितने होंगे?
एक क्वेश्चन है आपके कि रावण के शरीर में कितने मर्म स्थान, कोई बता सकता है? 107 107 ही है। सिर के कितने 9 सिरों के कहाँ होंगे? 37 और जोड़िए ना उसमें 9 बार। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात? ये प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? षडंग शरीर की बात कर रहे हैं। तो ये षडंग शरीर की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये जो मर्म का जो सिस्टम है वो इट इज़ द यूनिवर्सली सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम। अब हम लोगों ने कहा कि भाई आयुर्वेद इतने साल का, अरेबियन मेडिकल सिस्टम इतने साल का, एलोपैथी इतने साल की है, होम्योपैथी इतने साल की है, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं? इसे किसी कालखंड में बांध नहीं सकते। और ये तब से, जब से ह्यूमन बीइंग अर्थ पे है, तब से ये सिस्टम बना है, और इसको हम कहते हैं इट इज़ नेक्स्ट, इट इज़ द यूनिवर्सल सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम। नेक्स्ट, Marma science and the Marma therapy is this universally sustainable medical system and in existence since the evolution of human being on earth. जब से मनुष्य का इस प्रादुर्भाव हुआ, जब से हम इस शरीर में, तब से है। It is the non-surgical, non-medicinal intervention reaching the poorest strata and curing all kinds of neurological bone and the other ailments. तो सारी की सारी बीमारियों को ये ठीक करने की इसमें ताकत होती है, ये बहुत बढ़िया काम करता है। और जब भी हम मेडिकल साइंसेस की बात करते हैं, मेडिकल थेरेपीज़ की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं 2 तरह की मेडिकल थेरेपीज़ होती हैं। एक फार्माकोपियल वे ऑफ फीलिंग होता है, एक नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ फीलिंग होता है। फार्माकोपियल वे ऑफ फीलिंग उसको कहते हैं जिसमें हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेद, योग, एलोपैथी, जितनी भी है जिसमें हम दवाई देते हैं, वो क्या है? फार्माकोपियल वे ऑफ फीलिंग। इसमें हमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें क्या करना है? सिंपल स्टिमुलेशन ऑफ मर्मा इज नेसेसरी, इज मैंडेटरी, और ये नॉन सर्जिकल, नॉन मेडिसिनल ऑप्शन है। नेक्स्ट, मर्मा साइंस, ये क्या कर सकते हैं हम इससे? ये गारंटीज द एल्डरली एंड द डिसेबल्ड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल एज द रिहेबिलिटेशन। लगभग 40-50 करोड़ हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनमें बहुत सारी बीमारियां हैं। घुटने की तकलीफ है, घुटने की तकलीफ में एक घुटना बदलने का कितना रुपया लगता है? 5 लाख रुपया लगता है। ठीक है, हर साल हमारे देश में कितने घुटने बदले जाते हैं? 5 लाख घुटने बदले जाते हैं लगभग। 5 लाख को 5 लाख से गुणा कीजिए तो कितना रुपया होता है? 25 खरब रुपया होता है। और यदि हम मर्मा स्टिमुलेशन करते हैं, एक बार गुल्फ मर्म हम लोगों ने स्टिमुलेट किया तो कहता है हमारा तो दर्द इस समय, आप तो चल सकते हैं, दर्द तो ठीक हो गया। और इवन आफ्टर 3 to 6 मंथ द रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर वेरी पॉजिटिव इन दैट कंडीशन। 3 से 6 महीने लगातार मर्म चिकित्सा कीजिए आप, उसके बाद उसका एक्सरे कराइए, देखिए बहुत सारे उसमें चेंजेस मिलते हैं। तो जस्ट यू कैन सी कि मर्म चिकित्सा कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये आई कहाँ से? हम लोगों से लोगों ने पूछा कि ये आपको समझ में कैसे आई, क्यों समझ में आई, मर्म चिकित्सा के कैसे समझ में आई? तो हम लोगों ने उनको, हम लोग क्योंकि देखते हैं कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मामृतात्, ये 2 महामंत्र हैं। जब भी हम पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? हम अपने मर्मों को स्पर्श करते हैं और उसको चाहे किसी उससे क्या कहते हैं आप समझिए, इसमें कोई जल लगाते हैं, कोई चंदन लगाते हैं, आजशेष लगाते हैं, उन चीज़ों को लगाते हैं। कुछ मंत्रों से हम इसको क्या करते हैं कि इससे अपने उनकी रक्षा का विधान करते हैं। तो ये लगा कि भाई ये कहीं ना कहीं इससे संबंधित है। नेक्स्ट, तो जब भी हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट, और शंख बजाते हैं। आपने देखा कि दिन भर शंख बजाते हैं हमारी उसमें, तो शंख बजाने से क्या होता है कि हमारे गले के 14 मर्म स्थान, ठीक है, वो स्टिमुलेट होते हैं। सीधे गले के मर्मों को आप दबा नहीं सकते, दबाएंगे तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए क्या विधान था कि शंख ध्वनि करने का विधान था कि हम अपने गले के मर्मों को स्टिमुलेट करें। एंड इट वाज द की कंपोनेंट ऑफ द सोशल वैल्यूज एंड इंडिकेशन ऑफ कंसर्न शोन फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन बाय द इंडियन सोसाइटी। हमारे भारतवर्ष में क्या होता था कि धर्मार्थ औषधालय होते थे, चिकित्सालय धर्मार्थ होते थे, और चिकित्सा ये पुण्यशाला के रूप में होते थे कि अपने पुण्यों को कमाने के लिए हम लोग इसको करते थे। नेक्स्ट, हम लोग जानते हैं ये सारी चीज़ें, आप लोग जानते हैं कि 107 मर्म स्थान होते हैं। दे आर नॉट सुपरफिशियल लैंडमार्क। कई बार क्या करते हैं हम लोगों के बच्चों के मन में रहता है ये मर्म होते हैं कि ये हमारी स्किन पे मर्म है, स्किन पे मर्म नहीं। समझ रहे हैं हमारी बात? स्किन पे मर्म नहीं, ये डीप सीटेड क्या है? इंपॉर्टेंट फिजियो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, और इन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को समझना चाहिए कि भाई ऊपर आपको देखेगी स्किन। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? आपने कभी देखा कि कभी कोई सुबह के समय आप उठिए, हल्की हल्की हवा चल रही हो और आपने खुले कपड़ा, आपका शरीर खुला हो, तो आपके जो ये हेयर फॉलिकल है उसका स्टिमुलेशन आपको पता है कैसा होता है? माँ के हाथ का गाल पर स्पर्श भी आपको पता है, और मास्टर जी का थप्पड़ भी पता है। लग एक ही जगह रहा है, लेकिन अलग अलग स्टिमुलेशन, अलग अलग उसके सारा बायोकेमिकल चेंजेस अलग अलग, उसका फिजियोलॉजी अलग, उसकी एनाटॉमी अलग। समझ रहे हमारी? ऐसे ही मर्म की कि व्हेनेवर वी आर गिविंग द मर्मा स्टिमुलेशन टू दीज प्लेसेस,
अल्टीमेटली जस्ट वी आर टचिंग द स्किन, फेशिया, डीप फेशिया, मसल, और उसके बाद बोन, उसकी नर्व, ब्लड वेसल्स, सबके पास एक वो है, क्या कहते हैं, एक अलग सिस्टम है अलग सिस्टम हर चीज़ का. ईच एंड एवरी नर्व एंडिंग हैविंग इट्स ओन सप्लाई, ब्लड सप्लाई. मानते हैं आप, छोटी से छोटी भी नर्व एंडिंग होगी तो उसकी क्या होगी, ब्लड सप्लाई होती है. एनाटॉमी वाले बैठे. एंड ईच एंड एवरी ब्लड वेसल्स हैविंग इट्स नर्व सप्लाई है, होती है. तो लोगों ने कहा कि 72 करोड़ नाड़ियाँ होती हैं, तो हमने तो सच मानी. आप 72 करोड़ से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते. समझ रहे हैं. तो एक बेसिक कंसेप्ट है कि आप आदमी को समझना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो 100% सही है. हमारा दिमाग उस तक पहुंचने के काबिल नहीं है, हमारी योग्यता उसको समझने लायक नहीं है, तो वो ठीक है. हमें उस पर अविश्वास नहीं करना कि शास्त्र में क्या है. तो ये डीप सीटेड एनाटॉमिक फिजियो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से नेक्स्ट एनीटोमा. देखिए, जैसे कहा कि मर्माज आर कंपोज्ड ऑफ द मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि एंड संधि. तो ये सभी जानते हैं कि सारी की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको सारी चीज़ें एक में एक हीन, द्विहीन, त्रिहीन करके लिखा है. महर्षि सुश्रुत ने लिखा, मर्मों का जब एक क्लासिफिकेशन किया, इसमें एक का अंदर एक नहीं है, किसी में 2 नहीं है, किसी में 3 नहीं है, ऐसे ढंग से भी उन्होंने उसका एक क्लासिफिकेशन किया. लेकिन यदि कोई मसल में है तो मसल कहाँ लग रही है, अल्टीमेटली किसी न किसी बोन से जरूर कनेक्टेड है, कोई ना कोई नर्व उससे कनेक्टेड है, कोई ना कोई उसमें फेशिया उसमें है, कोई स्नायु उसके साथ साथ. तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि 5 तत्व जब होते हैं तभी वो मर्म कहलाता है. नेक्स्ट, जब वेन एवर वी आर डूइंग एनी सर्जिकल इंटरवेंशन, तो हम लोगों को बताया गया कि कहाँ लिखा है कि किस जगह पर कैसा इंसिजन देना है. सर्जरी के पोस्ट ग्रेजुएट बैठे होंगे, उन्होंने लिखा कि अर्धचंद्रा कृतिचापी गुदे में बुद्धिमान. फिर कहाँ लिखा है कि हमें यहाँ पे कैसे इंसिजन देना है, यहाँ पे कैसा इंसिजन देना, दिखा है ना. तो जब हम 1983 में पोस्ट ग्रेजुएशन करने आए तो हम लोगों को फिर ये बताया, BHU में बताया कि भाई ये ऐसे इंसिजन देंगे तो क्या होगा, इट विल बी गुड फॉर द हीलिंग, इट विल गुड फॉर द हीलिंग प्रोसेस है. और यदि इसमें ऐसा इंसिजन नहीं देंगे तो नर्व कट सकती है, कोई आप उसका एक स्पिंक्टर कट सकता है, कोई उसकी ब्लड वेसल कट सकती है. तो इसलिए ऐसे सर्जिकल प्रॉब्लम, तो उसमें कुछ समझ में आने लगा कि मर्म के सापेक्ष यदि हम इंसिजन्स को लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, रिजल्ट्स अच्छे होंगे. नेक्स्ट, ये आप सब जानते हैं कि सद्य प्राण हर मर्म है, क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन एक बार आप समझ लीजिए. ये गर्दन से ऊपर कितने होते हैं, 37 मर्म स्थान होते हैं. ठीक है. अब पूरे आगे क्या हो गए, 12 मर्म स्थान हो गए. 9 और 3 का क्लासिफिकेशन हो गया, 9 ऊपर हो गए, 3 नीचे हो गए, पीछे 14 मर्म स्थान हो गए, 11 के हिसाब से 44 मर्म स्थान हो गए. अब ये जो मर्म स्थान है, आप यदि गाड़ी खरीदते हैं तो एक स्टेपनी मिलती है, देखा आपने, एक स्टेपनी मिलती है. यदि कोट खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उसमें 2 बटन एक्स्ट्रा मिलते हैं. और हमारे यहाँ क्या दिया है, भगवान ने 4 दिए. ठीक है. एक नहीं, यदि किसी का एक हाथ नहीं है तो रिमेनिंग 3. ये इसको हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग टेक्निक. इसको क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग टेक्निक. इट मीन्स ये हाथ में, इसको हमने क्या कहा, यहाँ पे तल हृदय मर्म होता है. तो महर्षि कश्यप ने लिखा है कि मनुष्य के शरीर में कितने हृदय होते हैं, 5 हृदय होते हैं. 4 शाखा हृदय और एक जो मुख्य जो वक्ष में होता है उसको हम हृदय कहते हैं. ठीक है. 5 हृदय होते हैं. तो इसका मतलब क्या, हमारे हाथ के तले में हार्ट को का रिप्रेजेंट करने वाला एक पॉइंट है जिससे हम हार्ट के कामों को प्रभावित भी कर सकते हैं या उसको रेगुलेट कर सकते हैं. वो इसका मतलब ये तल हृदय मर्म है. तो ये आपको एक क्लासिफिकेशन आपको समझना पड़ेगा. और आपको बता दें, मर्म चिकित्सा के नाम पे कुछ भी करे, कोई भी कुछ भी करे, कैसे भी करे, तो उससे रिजल्ट्स नहीं आने वाले. समझ रहे हमारी बात, कि हम तो कुछ भी करें और वो मर्म चिकित्सा कहलाए, नहीं कहलाएगी. मर्म चिकित्सा में क्या है, स्पेसिफिक मर्म पॉइंट शुड बी असेस्ड प्रॉपर्ली. सही मर्म को दबाएंगे तो खुलेगा. अब ये यदि आप देखें, इसका जो ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे है ना, अब मैं इसके नीचे ऊपर इसको 20 बार पत्थर से भी ठोकूं तो ये खुलेगा, नहीं खुलेगा. तो इसका मतलब क्या, identification of the marma is very important. So you have to try to understand the identification technique of the marma. कहाँ मर्म है उसको जानने की विधि जब तक आपको नहीं आएगी तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे और तब तक उसके रिजल्ट्स भी नहीं होंगे. तो जो हम लोग प्रोटोकॉल डेवलप किया, इसमें भी हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल जो अभी डॉक्टर धीमान जी दिखा रहे थे, वो जो उसका है, उसमें हम लोगों ने करीबन 3 दिन आपकी RAV की टीम वहाँ से हम लोगों के पास आई और मेरे वाइस चांसलर के ऑफिस में ही हमारा जो उसमें फ़ोटो लगी है वो सब हमारे ऑर्डर लेगी हैं. उसी को हम लोगों ने बता के उसके मर्मा स्टिमुलेशन के सारे पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए और पूरी टेक्निक मर्म के को जानने की टेक्निक भी हम लोगों ने इसमें दी है कि कैसे आइडेंटिफाई उसको करें
तो 2-3 दिन वो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में रुके और वहीं उन्होंने शूटिंग करके उसको सारी पिक्चराइज किया और सारी के सारे चीज़ें हम लोगों ने उसको प्रोटोकॉल को उस कंटेंट उसमें डाला है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मर्म को। तो कैसे मर्म को आइडेंटिफाई करते हैं इसकी टेक्निक है। महर्षि सुश्रुत ने मोटा मोटा एक बताया है कि कहाँ होता है, लेकिन साइंटिफिकली हम उसको कैसे समझें, क्योंकि उसको एक कुछ उदाहरण से मैं बताऊँ। जैसे यदि आप 2-4 मर्म भी यहाँ से सीख के चले जाएंगे तो ये आपके प्रैक्टिकल होगा। वैसे प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी यदि कल हमको समय मिलेगा तो हम लोग ऑर्थोपेडिक डिजीजेज में भी आपको बताएंगे। एक मोटा सा एक उदाहरण देते हैं जिसको हम तल हृदय कहते हैं। मुट्ठी को बंद कीजिए, फर्स्ट फाइलिंग, सेकंड फाइलिंग, और इसको मुट्ठी को बंद कीजिए। बीच की उंगली तल का स्पर्श जहाँ पे करती है उसको हम क्या कहते हैं? तल हृदय मर्म कहते हैं। यहाँ यदि किसी के पास मार्कर होगा तो मार्कर, यदि मार्कर पेन है किसी के पास बड़ा, नहीं छोटा नहीं, मोटा मार्कर, मोटा यदि मार्कर पेन हो, ये तो उसका पेन होगा। और एक व्यक्ति मेरे पास आ जाए तो इसको देखिए, इसको टेक्निक को क्या करते हैं हम लोग। यदि आप मुट्ठी बंद कीजिए, आप मुट्ठी बंद कीजिए, मुट्ठी बंद करें और बाकी उंगलियों को छोड़ दें और ये बाकी उंगली हटा लीजिए, बीच की उंगली रहने दीजिए। तो जो ये यहाँ पे तल का स्पर्श करती है, जिस स्थान पर ये तल का स्पर्श करती है उसको हम क्या कहते हैं? तल हृदय मर्म कहते हैं। अब ये तल हृदय मर्म आप कहें किसी की उंगली, कोई कह रहा हम तो ऐसे रखेंगे, कोई ऐसे करेगा, तो ये यूनिवर्सल नहीं होगा ना। तो कोई ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इसमें गड़बड़ हो सकती है। लेकिन यदि हम फर्स्ट फाइलिंग, सेकंड फाइलिंग से उसको मोड़ेंगे, बीच की उंगली जहां पे आएगी उसको तल हृदय, ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको मोड़, जैसे फोल्ड करते ऐसे इजी, ठीक है। तो ये बीच की उंगली जहां पे लगेगी उसको क्या कहते हैं? तल हृदय मर्म। अब इसके लिए हम लोगों ने कहा कि भाई नहीं, इसमें भी इसको भी फुल प्रूफ बनाना है और टेक्निक कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल फुल प्रूफ होनी है। अब ये पूरा शरीर, अभी डॉक्टर श्रीवास्तव और वो उनके हम लोग चर्चा कर रहे थे उस समय कि भाई हमारा शरीर के अंगुल का प्रमाण बताया, पूछा ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? 6 अंगुल होती है। ऐसे नापेंगे तो ये 6 अंगुल होती है, ठीक है। यहाँ से इससे लेके यहाँ तक की 6 अंगुल होती है। अब ये क्या करना है? अब ये क्या, ये थंब है, ये इंडेक्स है, ये मिडिल फिंगर है। अब ये मिडिल फिंगर से यदि हम एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन यदि हम ये ड्रॉ करते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 6 अंगुल है। 3 अंगुल रखो बेटे यहाँ पे, 3 ऊपर से 3 अंगुल रखिए, 3 अंगुल यहाँ पे रखिए। और हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ से ऊपर थोड़ा सा ये, हाँ चलो बंद अब छोड़ो, अब छोड़ो, ये थोड़ी सी, हाँ थोड़ा सा ये स्ट्रेट लाइन यहाँ आएगी, सीधी हो जाएगी ना। हाँ, अब मुट्ठी बंद कीजिए, ऐसे देखना नहीं है यार। हाँ मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी बंद करो। अब बीच की उंगली हटाओ, बीच की उंगली रख के, बीच की उंगली तिरछापन नहीं, उंगली घूमनी नहीं चाहिए, स्ट्रेट रखो। तो कहाँ पे आएगी? तो ये 2 टेक्निक है। अब ये टेक्निक पैर पे भी होनी चाहिए। पैर पे कैसे होगी इसको दिखा देते हैं। इसमें ये टेक्निक नहीं लगे कि आप उंगलियों को मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते। तो कैसे करेंगे? घुमा लेंगे हम, आपको दोनों तरफ घुमा लेंगे अभी। तो इसमें दूसरा फार्मूला लगेगा। दूसरा फार्मूला क्या लगेगा? ये वाला फार्मूला। ये क्या है? बिग टो है, सेकंड टो है, थर्ड टो। थर्ड टो से लेके हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ही इसको ड्रॉ किए थर्ड टो में, ठीक है। अब जैसे हाथ की कितनी थी दूरी आपकी? 6 अंगुल। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है? ये 12 अंगुल होती है। नाप के देख लेना, किसी का छोटा बड़ा हो तो कल हम यही है ठीक ठाक कर देंगे, है ना। अपने अपने शरीर का नाप जरूर आपको आना चाहिए, ठीक है। अपनी फ्रेंड लिस्ट में कितने कितने फ्रेंड्स हैं आपके पास? फ्रेंड लिस्ट में कितने कितने लोग? किसी के तो 5000 पूरे, 5000 से ऊपर किसके हैं फ्रेंड? बताइए, जिसकी फ्रेंड लिस्ट में 5000 से ऊपर हो हाथ खड़ा कीजिए। अच्छी बात है, एक तो तुम्हारी है और होंगे, बहुत सारे होंगे। 5000 में एक को डिलीट करके अपना नाम लिख देना, ठीक है। और अपने शरीर से दोस्ती करना कि क्या है, ये अपने शरीर पे देखे जाते हैं मगर दूसरे पे नहीं देखे जाते। तो यहाँ से यहाँ की दूरी नापना, तो क्या होगा? 4 अंगुलियाँ नापा, 4 अंगुलियाँ नापा और ये 4 अंगुलियाँ नापा, तो ये सीधे रखो पैर को, पैर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 12 अंगुल। अब ये क्या करना कि यहाँ से बेटा अपना हाथ दिखाओ, नहीं सुनो, मैं तुम्हारी और अपनी ऐसे मिलाओ, मैं तुम्हारी अपनी नाप लेता हूँ ना, लगभग मेरी इसकी बराबर है। ऐसे फैलाएगा तो गड़बड़ होगी, ये लगभग तुम्हारी मेरी बराबर है ना। तो अब क्या करना है, यहाँ से 4 अंगुली है और लगभग 2 अंगुल पे यहाँ, थोड़ा सा और ऊपर होगा। तो कहां पे होना चाहिए? ऊपर वाले पे देखिए, 6 अंगुल पे यहां पे आया, तो कहां पे होगा? इधर भी घुमा के दिखा दो। एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं तो पैर से दे दो, है
ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक, हाँ। अब देखो इस पे, अब आप कहो कि भाई ये इसको हम कैसे आइडेंटिफाई, दूसरी टेक्निक चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, अब यहां देखिए, ये बेस ऑफ द 5th मेटाटार्सल है, दिख रही है हड्डी आपको, सबको अपने पैरों में दिखेगी। अब इसमें क्या करना है, इसको अंगूठे, बीच की उंगली को ऐसे लगाना है और इसको इनसर्किल करना। करो बेटे, इसको अंगूठे को अपने इसको यहाँ लगाओ, हड्डी दिख रही है। अब इसको पूरा इंसर्किल करो, पूरा ढंग से इंसर्किल करो ठीक से। तो ये कहाँ पे आएगा? ठीक है, आप लोग उधर भी घूम के दिखाओ, उधर वहां के लोगों को नहीं। मिडिल फिंगर रखनी है और उसको पूरा इंसर्किल करना। तो अंगूठा कहाँ पे पहुंचेगा आपका? उसी जगह पे पहुंचेगा जहां तल हृदय मर्म होता है। तो ये टेक्निक जब हम लोगों ने इसको ठीक ढंग से, टेक्निक को हम लोगों ने जान पाए, तो आप क्या करना, जब भी हमको कोई कॉम्प्लिकेशन होता है या कोई चीज होती है तो तुरंत कहां पे दबाना? इसको दबाना है, पूरा पैर नहीं तो तल हृदय का। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मर्मा पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक, चलो बेटे नेक्स्ट। ये सिर्फ ऐसा 0.8 सेकंड का स्टिमुलस। और इधर आ जाओ जरा, तुम्हें प्रेशर भी बता दें कितना प्रेशर देना है। हाथ में इसको जैसे हमने किया तो 0.8 सेकंड का स्टिमुलस किसका, ऐसे अंगूठे से नहीं लेना, विद द हेल्प ऑफ द पल्प दबाएंगे, छोड़ेंगे, 0.8 सेकंड का स्टिमुलस और 15 से 18 बार। ठीक है, ये इसको ऐसे दबाएंगे, छोड़ेंगे, दबाएंगे, छोड़ेंगे। और ये सारी की सारी जब मर्म चिकित्सा हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, लिटा के करते हैं। ठीक है, कभी भी बैठा के नहीं करना, क्योंकि यदि पेन का स्टिमुलस ज़्यादा हो गया, पेन थ्रेशोल्ड किसी का कम है, सत्व कम है, तो क्या होगा, उसको वो जो डॉक्टर साहब कह रहे थे वाशोवगल शॉक में हो सकता है। तो वाशोवगल शॉक ना हो इसलिए लेट के कराना है हमेशा चिकित्सा के लिए। जब भी आप शुरुआत करते हैं तो इससे करें। नेक्स्ट, हाँ रहने दीजिए। अब ये आपको कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंस है। ये नाभि पे तीर लगा था, अब नाभि जानते हैं क्या है, नाभि क्या है, ये लीनिया एल्बा पे होती है। यदि किसी के स्टैब हो, यहाँ चोट लगे या यहाँ चोट लगे तो क्या होगा, स्किन आएगी, सुपरफिशियल फेशिया आएगा, बीच में रेक्टाई मसल आएगी, पोस्टीरियर रेक्टस शीथ होगी, एंटीरियर रेक्टस शीथ हुई, पोस्टीरियर रेक्टस शीथ होगी। फिर जब हम कहाँ जाएंगे, सिलोमिक कैविटी में या पेरिटोनियम तक जा सकते हैं। और यदि हमें इमरजेंसी में ऑपरेट करना होता है, अभी हम लोग जब गॉलब्लैडर करते हैं या यदि करते हैं, तो यदि हमें इमरजेंसी में करता है तो हम लोग मिड लाइन इंसिजन देते हैं, तुरंत कुछ नहीं करना, काटा और सीधे हम पेरिटोनियम में घुस गए। तो इसका मतलब क्या है, ये नाभि बहुत महत्वपूर्ण थी। नाभि पे तीर लगा, छोटा भी तीर लगा तो अंदर डैमेज कर सकता है, इसलिए नाभि इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं, आज कुरुक्षेत्र में बैठे भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने मर्म की मर्यादा का पालन किया। पैर में क्या है, भालुका तीर्थ में हुआ था ना, ये भालुका तीर्थ में हुआ था, तो क्या है, बहेलिया का तीर कहाँ लगा, देख लो कहाँ तुम्हारा पैर है, देखो 1 2 3। ये मेरा बनाया हुआ चित्र नहीं है, ये कौन सा चित्र है, कहाँ का चित्र है, ये जो बच्चों की किताबें हैं, जो बच्चों के लिए नहीं आती, पिक्चर बुक आती, उसका चित्र है। तो ये उस किताब का चित्र, लेकिन 100% सही, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, बिग टो, सेकंड टो एंड द थर्ड टो। तो हम लोगों को भी तो कहीं से आइडिया आना चाहिए था ना, कहाँ से आइडिया आएगा, कहीं से आएगा। और जब हम लोगों ने इसको वैज्ञानिक रूप से और एनाटॉमिकली, सर्जिकली सब देखा तो लगा कि ये तो पूरा विज्ञान है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने भी मर्म की मर्यादा का पालन किया और शरीर छोड़ दिया। नेक्स्ट, ये तीसरा यही का है, ये कहाँ का है, कुरुक्षेत्र का चित्र है। कौन है ये, भीष्म। किसने तीर मारे थे, रिलेशनशिप बिटवीन द अर्जुन एंड द भीष्म पितामह क्या थी, गुरु शिष्य नहीं, पितामह भी थे, गुरु दादाजी भी थे। दादाजी क्या थे, दादा थे और गुरु भी थे। तो कहाँ मारे तीर, मर्म स्थानों को छोड़ के मारे। क्या उद्देश्य था, वो लड़ाई ना करें, मरे नहीं, मारना उद्देश्य नहीं था। तो ये 6 महीने तक जीवित रहे। महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति के संपूर्ण अंग विदीर्ण हो गए हों लेकिन मर्म सुरक्षित हो तो व्यक्ति जिंदा रहता है, और यदि किसी व्यक्ति का पूरा शरीर सुरक्षित हो और मर्म यदि विद्ध हो गया हो तो व्यक्ति मर जाता है, बचेगा नहीं। ये सीधी बात है। तो इससे ये प्रमाणित होता है। इसलिए ये हम लोगों ने विशेष चित्र है, क्योंकि ये आज कुरुक्षेत्र में है, तो कुरुक्षेत्र पहले इनको भी याद करें, इनको भी प्रणाम करें, भगवान श्री कृष्ण को भी प्रणाम करें और अपने मर्म विज्ञान को भी प्रणाम करें। नेक्स्ट, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का मर्म से और भी योगदान है। कुब्जा की पैर में क्षिप्र मर्म पे पैर रखा, कुब्जा के क्या किया, कुब्जा की गर्दन कमर सीधी कर दी। और ऐसे हमारे हम लोग मर्म का करते तो कमर सीधी हो ही जाती है, कोई ऐसी बात नहीं। तो हम लोगों को इनिशिएशन वहीं से, इन्हीं चीज़ों से मिलता है।
अब ये क्रूसिफिकेशन ऑफ द जीसस क्राइस्ट का एक और है, उसमें क्या है, हाथ और पैरों के यहाँ पे तले भी, ये तल हृदय पे जो है इनके पैर हाथ पे कील ठोक दी गई और उनका डिमाइस हो गया। तो इसका मतलब क्या है, तल हृदय बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, नेक्स्ट, महर्षि सुश्रुत ने एक जगह और लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति के तल हृदय मर्म पर पियर्स इंजरी है और आप उसके प्राण को बचाना चाहते हैं तो क्या करना, उसका एम्पुटेशन कर देना है। कहाँ से करना, मणिबंध से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने उसको कोशिश जानने की कोशिश की कि भाई यदि हम यहाँ से काटें और यहाँ से काटें तो क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, तो एक हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा साइंस, एक रिसर्च का एक हम लोगों के पास बिंदु है कि हम कैसे व्यक्ति को बचा सकते हैं कि इंजरी टू पाद तल हृदय मर्म में क्या होता है। नेक्स्ट, इसके कंपैरिजन में आप देखें, इंजरी टू द मणिबंध, तल हृदय में इंजरी हुई और ये मणिबंध की इंजरी को उसको कंपेयर कर रहे हैं कि मणिबंध पे यदि कटेगा तो व्यक्ति को हम बचा सकते हैं, लेकिन यदि तल हृदय पे होगा तो उसको हम बचा नहीं सकते। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन महर्षि सुश्रुत जी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, पुरानी बात की, अब नई बात करते हैं। फिलिप ह्यूज के चोट लगी, डेथ हो गई। रमन लांबा के बॉल लगी तो डेथ हो गई। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारी डॉक्टर साहब ने बता रहे थे, डॉक्टर सी बस बता रहे थे कि आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे जो स्पोर्ट्स इंजरी के जितने भी केसेस हैं आपको दिखेंगे। ये मर्मा ऑफ द हेड ऑफ द नेक है। अब कुछ चीज़ें आप फिर बताएंगे। इन मैनी एक्सीडेंटल केसेस सम पीपल डाई विदाउट मैसिव आउटसाइड इंजरीज। ठीक है, बाहर से चोट दिखती ही नहीं है और आदमी मर जाता है। और कई बार आपने देखा कि मल्टीपल इंजरीज हो गए, फ्लायल चेस्ट हो गई, ये टूट गया, वो टूट गया, 5 हड्डी टूट गई, सिर फट गया, ये कोई सब कुछ हो गया, आदमी को इलाज देते हैं, ठीक हो जाता है, होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब मर्म सुरक्षित है तो व्यक्ति सुरक्षित है, और ये मर्म घायल है तो व्यक्ति की मृत्यु संभव है। नेक्स्ट, अब ये जो मर्म साइंस और मर्म की हम लोग ये आप लोगों को सिखाने का क्या उद्देश्य है, क्या व्हाट इज़ द मीनिंग, इस पूरे का ऑब्जेक्टिव कुछ होना चाहिए। हम लोग पागलों की तरह घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जगह जगह ट्रेनिंग कैंप्स कर रहे हैं, डॉक्टर्स को करीबन 10-12 स्टेट के मेडिकल ऑफिसर्स को, इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों ने ट्रेन किया। अभी हम लोगों ने ये सरपल्ली राधाकृष्ण विश्वविद्यालय, वहाँ के एनाटॉमी डिपार्टमेंट के 5-6 प्रोफेसर्स को ट्रेन किया और वहाँ को क्लिनिक रन कर रहे हैं। डॉक्टर हेमंत जी वहाँ NIA में कर रहे हैं। BHU में भी अभी हम लोगों ने डॉक्टर के पांडे और उनके उसमें वहाँ क्लिनिक शुरू की है। जहाँ उद्देश्य रहता है कि हम यहाँ भी कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, अपने कुलपति महोदय से, यहाँ भी किसी 1-2 लोगों को ट्रेन करके मर्म चिकित्सा का वो क्लिनिक प्रारंभ करें, यहाँ शल्य विभाग में करें, चाहे एनाटॉमी के साथ करके करें, ये ज़रूरी होता है। तो इसमें कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द सेल्फ मर्म थेरेपी, अपने को कैसे स्वस्थ रखें, इन मर्मों को कैसे जानें और अपनी तकलीफों को कैसे दूर करें, सबसे पहले तो हमें ये आना चाहिए। यदि हम मर्म चिकित्सा, यदि मेरी हलवाई की दुकान है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मिठाई बनाता हूँ और डायबिटीज़ है मुझे, अब मैं हलवा मिठाई नहीं खा सकता, तो कोई उस मिठाई की दुकान का कोई फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा। तो मर्म से हम कैसे लाभान्वित हों, अपने बीमारियों को कैसे ठीक कर सकें और अपने को रोग रहित कर सकें, उसके लिए कैपेबिलिटी है। और अंडरस्टैंडिंग द वैदिक मेडिकल साइंसेज, जब आप मर्म चिकित्सा को समझ जाते हैं तो आयुर्वेद की सभी विधाओं में आपको रुचि होती है कि हाँ निश्चित रूप से इसमें भी कुछ है। जब मर्म इतना तेज है तो हमारी जितनी आयुर्वेद की कोई विधा है उसमें उतनी तेज है। चाहे क्षार सूत्र है, क्षार सूत्र के माध्यम से आज पूरी दुनिया में हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने करीब 10,000 ऑपरेशंस किए होंगे क्षार सूत्र के माध्यम से, क्योंकि हम लोग प्रोफेसर देशपांडे साहब के सीधे शिष्य रहे हैं। हम लोग उनको, हम लोगों ने काम करते देखा, उन्हीं से सीखा हम लोगों ने। तो आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन, हमारे गुरुदेव का कंट्रीब्यूशन से आज लाखों लोग रोटी कमा रहे हैं और लाखों लोग, करोड़ों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो एक छोटी छोटी चीज़ें आयुर्वेद की कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, इसलिए तो वही चीज़ें हम लोगों को भी आकर्षित किया कि भाई हम लोग भी इन चीज़ों पे काम कर सकें कि भाई कैसे ये चीज़ें होती हैं। तो हम वैदिक मेडिकल साइंसेज की इंपॉर्टेंस जानते हैं जब मर्म के इफेक्ट को जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग टू इम्प्रूव द वैदिक मेडिकल साइंसेज एंड कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल साइंस। आज इतनी सारी मेडिकल साइंसेज, क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा कंट्रीब्यूशन ये है जो हमने आपको 3 केसेज में दिखाया। सर्जरी को रोक सकते हैं, सर्जिकल लीजन्स को भी बहुत सारे को ठीक कर सकते हैं, पोस्ट जो ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको ठीक कर सकते हैं। फ्रैक्चर्स जितने आते हैं, फ्रैक्चर्स जितने हम लोगों के पास आते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं। और स्टिफनेस हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, महीने 2-2 महीने तक सूजन नहीं उतरती, उन सभी में मर्म से इंस्टेंट सूजन ऐसे कम होती है। यदि किसी के पैर में 2 महीने पहले फ्रैक्चर हुआ हो टेलस का या कैल्केनियम का, और उसके बाद उसका सूजन आ रही है, बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, आपने मर्मा स्टिमुलेशन किया, ठीक से गुल्फ मर्म दबाया, उसके मर्मों को दबाया, और आप देख सकते हैं जैसे दूध का झाग बैठता है, देखा आपने, दूध का उबाल आया, झाग बैठता है, ऐसे सूजन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस विद इन 4-5 मिनट बैठ जाती है।
ठीक है, उसकी नसें दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल इन्फ्लामेटरी, वो इडिमेटस होगा तो कहाँ दिखाई नहीं देगी, ब्लड वेसल्स में तुरंत आप देखेंगे 5-7 मिनट के बाद वो कहेगा ये जी मेरा तो मूवमेंट भी आ गया और मेरे उसमें ये ब्लड वेसल्स दिखाई देने लगी। तो इतना तेज काम करने वाली चिकित्सा पद्धति, इसलिए इस पर भरोसा करना है और इसको ठीक ढंग से सीखने का प्रयास करना। नेक्स्ट, ये हम कॉमन डिजीजेस को जानते हैं। कॉमन डिजीजेस उसको कहते हैं जो कॉमनली होती है लेकिन उनका मैनेजमेंट कॉमन नहीं होता। समझ लीजिए मेरी बात। डायबिटीज इज ए वेरी कॉमन डिजीज। क्या डायबिटीज का इलाज कॉमन है? जिंदगी भर दवाई खानी है, इंसुलिन लगाना है, फलाना करना। हाइपरटेंशन क्या है? कॉमन डिजीज है आजकल, लेकिन उसकी दवाई क्या? जिंदगी भर खानी है। ऐसे बहुत सारी कॉमन डिजीजेस। तो आपको कॉमन डिजीजेस की अंडरस्टैंडिंग बनानी है और एवेल्यूशन ऑफ टाइम और कॉस्ट एफिकेसी और मर्मोथेरेपी इसमें करनी है। ब्लड प्रेशर की बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं? एक ब्लड प्रेशर को ठीक करने का एक और उपाय। जितने रोगी हमारे पास यदि आसपास आते हैं जिसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक नहीं होता, उसको एक बात कहिए, नहाने के बाद अपने शरीर को खूब 15 मिनट तक रगड़ना है पूरे शरीर। उसको कहते हैं अंग प्रोक्षण। क्या कहते हैं? अंग प्रोक्षण। पूरे शरीर को रब करना है, तो इससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ये हम लोगों ने स्टडी की है इसलिए बता रहे हैं। कम हो सकता है, कम होता है। क्यों होता है? इसके पीछे साइंटिफिक क्या? व्हेनेवर यू आर रबिंग द होल बॉडी, क्या होने जा रहा है? जो पेरिफेरल सर्कुलेशन वो बढ़ रहा है। खून कहाँ से जाएगा वापस? सेंट्रल से, वो उसमें चला जाएगा। तो पेरिफेरल में आपकी यदि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए। जिन रोगियों का बिल्कुल ठीक नहीं होता उनको हम लोग कहते हैं महीने 2 महीने 3 महीने अपनी आदत बना लीजिए कि नहाने के बाद कम से कम शरीर को खूब अच्छे ढंग से पोंछें और तल हृदय मर्म को दबाएं। तो ब्लड प्रेशर की दवाई की आवश्यकता नहीं होती। ये सामान्य चीज, और लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा, वो तो ठीक है। नेक्स्ट, अब यदि हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं तो एलोपैथ, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस का जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो प्री पेनिसिलिन और पोस्ट पेनिसिलिन करते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन के इन्वेंशन से पहले और पेनिसिलिन के इन्वेंशन के बाद मोस्टली, क्योंकि एंटीबायोटिक जब से नहीं हुआ था तब से पहले की एक अलग मेडिकल साइंस का ढंग था। अब हम जब आयुर्वेद के आज के उसकी बात करते हैं, इतिहास की बात, करोड़ों साल पुराना हमारा, लेकिन आज के इतिहास की बात करते हैं तो क्या करते हैं? भारतवर्ष में कोविड से पहले का आयुर्वेद और कोविड से बाद का आयुर्वेद, फर्क महसूस किया आप लोगों ने? ठीक है, कितना फर्क महसूस किया? तो कोविड ने एक हमको क्या सिखाया? कोविड ने सिखाया कि द मॉडर्न मेडिकल साइंस, जो मॉडर्न मेडिसिन है, इट इज लिमिटेड। ठीक है, उसके where the billions of dollars are invested in diagnostic tools, laboratory techniques, infrastructure, but the net gain in terms of the results is very limited. Treatment is very limited. ठीक, या तो आपको जिंदगी भर दवाई खानी है या लाइफ लॉन्ग खानी है, जिंदगी भर खानी है, लॉन्ग टाइम खानी है। ठीक, समझ रहे हैं हमारी बात? तो बट यू आर नॉट एबल टू क्योर द डिजीज। हाइपरटेंशन आप ठीक नहीं कर सकते जिंदगी में। एक सुबह नहीं खाई तो शाम को बढ़ गया, शाम को नहीं खाई तो सुबह बढ़ गया। ठीक है, शुगर की यदि दवाई एक बार नहीं खाएंगे तो क्या होगा? तो अगली बार। तो उनका इलाज से कोई लेना देना नहीं है, एलर्जी से भी कोई लेना देना है, हाइपर एसिडिटी से कोई लेना देना नहीं। एक गोली सुबह खाएंगे तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे दिया, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दे दिया, उतनी देर उन्होंने दरवाजे पे ड्यूटी लगाई, 6 घंटे तू यहाँ खड़ा रहेगा, अंदर घुसने, एसिड को घुसने नहीं देगा। 6 घंटे बाद जब उसकी ड्यूटी खत्म तो एसिड अंदर। ठीक है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो आपको समझना चाहिए कि ये कोविड ने हमको क्या सिखाया। कोविड ने हमको सिखाया, आपने SpO2 नापने वाला लिया था, पल्स ऑक्सीमीटर लिया था? कितने लोगों ने लिया था? हाथ खड़ा करो। शर्माने की कोई बात नहीं है। कितने? तो आपने घर पे तो लिया होगा। पल्स ऑक्सीमीटर नहीं लिया तो हाथ में ऑक्सीजन नाप लिया। चलिए, अब कहाँ है वो? पता है आपको? उसका सेल चल रहा है, उसका कुछ फर्क हुआ? पता नहीं कितना नुकसान हुआ, उससे लोग डर के कितने मरे, कोई उससे। ठीक, समझ रहे? तो ये डायग्नोस्टिक टूल्स की इंपॉर्टेंस है। यदि किसी को एक रिपोर्ट गलती से कुछ आ जाती है तो उल्टा डायरेक्शन में उसका दवाइयाँ घूमने लगती हैं, साइकोलॉजिकली वो बीमार होता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि लिमिटेशंस हमारी क्या। नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है? इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट मेडिकल साइंस है। अब AI से चल रहा है अब आजकल, है क्या होता है वो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक सर्जरी है, फलाना ठिकाना, सभी हो रहा है। 10-15 साल के बाद ये सारी चीज़ें होंगी नहीं, मिलेंगी नहीं आपको, कुछ और हो जाएगा। ठीक, जैसे कि आपको आज टेप रिकॉर्डर नहीं मिलता है टेप रिकॉर्डर। यदि आप टेप रिकॉर्डर की वो लेना चाहें तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसे ये साइंसेज हैं, ये भी नहीं मिलेंगी कहीं। आज मैं कह रहा हूँ तो आप 5 साल बाद देख लेना, नहीं मिलेंगे। ठीक, तो ये इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट है। लेकिन एक सिस्टम हमारे पास है, वो क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट पावर ऑफ हीलिंग है। ठीक, ये सिस्टम पहले भी था, आज भी, और जिंदगी भर रहेगा, और पता नहीं कब तक रहेगा। तो हम कहते हैं इन रेफरेंस टू द हेल्थ सॉल्यूशंस द पावर ऑफ सेल्फ हीलिंग इनहेरेंट इन ह्यूमन बॉडी
in terms of the 107 मर्मस्थान is in existence in all human beings. पूरे सारे मनुष्यों के शरीर में 107 मर्मों का एक तंत्र है जो हमेशा से था, अभी भी है और हमेशा रहेगा. चाइनीज़ में भी वही है, अमेरिकन में भी वही है. ये नहीं कि उनके डॉलर की कीमत ज़्यादा है तो उनके 2 मर्म फालतू दे रखे नहीं. अफ्रीकन के कम नहीं दे रखे, सब बराबर है मर्म. तो वो सारा सिस्टम एक है, यूनिवर्सल सिस्टम है. इसको हम कहते हैं यूनिवर्सली सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम. तो उस सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम को हम लोग कहते हैं मर्मा थेरेपी. नेक्स्ट, मर्मा साइंस इज द ओल्डेस्ट वे ऑफ हीलिंग. इट इज इजीली अवेलेबल. इजीली अवेलेबल का मतलब इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, न एसी के कमरे की ज़रूरत है, न किसी ओपीडी की ज़रूरत है. एक आदमी वो चाहिए जो मर्म को जानता हो, दूसरा व्यक्ति वो चाहिए जिसमें मर्म स्थान हो, कैडेवर पे नहीं होगा. ठीक है, किस पे होगा? जिंदा आदमी चाहिए. ठीक, तो 2 आदमियों के बीच का एक रिलेशनशिप है ये मर्म चिकित्सा, इसके अलावा कुछ नहीं है. और इतनी बढ़िया चिकित्सा पद्धति दुनिया में कुछ नहीं हो सकती. इसके रिजल्ट्स आप समझ सकते हैं. हम जैसा व्यक्ति जो सर्जरी एक्सेलेंस से हम लोग सर्जरी किया करते थे, 30-35 साल सर्जरी की, अब लगता है कि सर्जरी में हमने अपने 35 साल पहले यदि और मेहनत की होती तो और कहीं और पहुँचे होते, और अच्छे ढंग से हम लोग इसको सीखे होते. ठीक है, तो हमारे सीखने का समय ज़्यादा होता. तो ये आप समझ सकते हैं. तो इट इज़ नॉन इन्वेजिव, और ये देखिए इट इज़ यूनिवर्सली सस्टेनेबल. इट इज़ सेल्फ डिपेंडेंट. हमने आपको बताया कि ये इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट थी. ये क्या सिस्टम है? ये सेल्फ डिपेंडेंट सिस्टम है. एंड इट इज़ ऑफन इंस्टेंट रिजल्ट ओरिएंटेड. हम लोग इसको ऑफन यहाँ क्यों लगाया? आपने देखा होगा कि बाटा वाले 999 रखते हैं ना, तो 1% क्यों छोड़ दें कि कोई पकड़ ना ले कि भाई. तो इसमें गलती कहाँ होती है? ये 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है, लेकिन ऑफन लगाया. क्यों लगाया? लिखित में कुछ ऐसा होना चाहिए. अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि या तो आपने मर्म चिकित्सा ठीक से नहीं की, तल हृदय यहाँ पे है, आप यहाँ दबाते रहे तो रिजल्ट्स नहीं मिले. लेकिन यदि आपने ठीक से दवाई तो मरीज झूठ बोला यदि ठीक नहीं हुआ था, ठीक हो गया, वो कह रहा नहीं मैं तो ठीक नहीं हुआ. 2 चीज़ें होती, तीसरी चीज़ नहीं होती. ठीक, ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आपको आ जाएगा मर्म चिकित्सा में, तो आप मर्म चिकित्सा को बहुत अच्छे ढंग से करने लगेंगे. तो ये क्या है? ये इंस्टेंट रिजल्ट ओरिएंटेड वे ऑफ हीलिंग है. तुरंत परिणाम देने वाली चिकित्सा पद्धति है, और ऐसी बीमारियों में परिणाम देती है कि आप कल्पना, आप कभी समझ सकते हैं कि ब्रैकियल प्लेक्सिस की इंजरी जो 1-2 साल पुरानी हो और ये कहा गया कि ज़िंदगी भर कभी ठीक नहीं होगी, हाथ बिल्कुल ऐसा है, वो ठीक हो सकता है? हम लोगों के पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है और उसके वीडियोज़ हैं, सारी चीज़ें, कुछ दिखाने का भी समय नहीं है. 1 साल लगता है, 1 साल में पूरा. अब गाड़ी ड्राइव करता है, कार ड्राइव करते हैं, मोटरसाइकिल ड्राइव करता है, सब कुछ करता है. तो कल्पना कीजिए कि कितनी बढ़िया पोस्ट पोलियो पेरिसिस 60 साल पुराने केसेस में रिस्पॉन्स आता है. तो ये इतनी अच्छी चीज़ है. तो इसको हम कहते हैं ये इट इज़ नॉन इन्वेजिव एंड कैन बी अप्लाइड विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन एंड मेडिकेशन. इसमें दवाई की ज़रूरत नहीं, इसमें कोई पंचकर्म की ज़रूरत नहीं. करना चाहें करें, बहुत सारी चीज़ें. दवाई देना चाहें दें. हम लोग भी कभी किसी को कहते हैं, जो वो बच्ची आई थी हम लोगों की फ्रैक्चर हीलिंग वाली, उसको हम लोगों ने लाक्षादि गुगुल लिखा. तो पहले कहने लगी कि मैं तो 6 महीने से खा रही हूँ लाक्षादि गुगुल. जब उनसे ठीक नहीं हो 6 महीने खाई, तो हमने लाक्षादि गुगुल बंद करके क्या किया, सिर्फ अश्वगंधा की गोली और 2 गोली वैसे दी कि भाई इसको सुबह दोपहर शाम खाना है, और उसके आधा विदिन 15 मिनट इसको मर्म हो जाना चाहिए. दवाई तभी जाएगी अंदर, नहीं तो नहीं जाएगी. क्योंकि उसको जब उसने सारी चीज़ें देख ली, उसको कैसे विश्वास होगा कि भाई मर्म के स्टिमुलेशन से ठीक हो सकता है. ठीक है, अब तो लोगों को विश्वास है. अब तो चिकित्सा पद्धति के रूप में स्टैब्लिश है, 12 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में है, और हमारे उत्तराखंड शासन के द्वारा हर चिकित्सालय पे एक मर्म चिकित्सक की नियुक्ति है. राजभवन में हमारे यहाँ क्या कहते हैं, एक पंचकर्म मर्म चिकित्सा केंद्र बना है. तो स्टेट हमारी प्रमोट कर रही है, स्टेट हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे आयुष के डॉक्टर्स बहुत काम कर रहे हैं, और हम लोगों के लगभग कई ग्रुप्स में हम लोगों ने अपने आयुष के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी, और वो बहुत अच्छा एक मास्टर ट्रेनर के तौर पे काम कर रहे हैं और आगे लोगों को सिखा भी रहे हैं. बहुत अच्छा हमारे उत्तराखंड में ये कार्य हो रहा है, और पूरे देश भर के डॉक्टर्स के साथ, आयुष डॉक्टर्स के साथ, एलोपैथिक डॉक्टर्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं. तो ये आज तेज़ी से प्रचलित होने वाली चिकित्सा पद्धति है, और लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग मर्म चिकित्सा के लोग हैं, हम लोग आयुर्वेद के लोग हैं. तो ये एक बच्चों के लिए, हमारे आयुर्वेद के एक प्रैक्टिशनर के लिए एक तरह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. ये तो हटा लीजिए, तो सब आपने देखे. नेक्स्ट, ये मर्मों के नाम आप जानते हैं, कौन कौन से मर्म हैं, कहाँ पे हैं. इसको नेक्स्ट बताइए. नेक्स्ट, ये सारे, अब ये मर्मो पॉइंट्स की आप ये कुछ पॉइंट्स हम आपको बताएंगे. जब मेरा टाइम वो हो जाए तो आप मुझे बता दीजिए ना, जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताइए. जस्ट यू कैन आइडेंटिफाई. देखिए, अब एक सामान्य बात बताएं. एक अंगूठा आप यहाँ पे रखिए, सब लोग यहाँ पे एक्सटर्नल नोज पे अपना अंगूठा रखिए.
यदि खड़े होकर आप बेटे कर सको तो बहुत अच्छा है, खड़े हो जाइए और स्टर्नल नोच पे अपना अंगूठा रखिए और ये बीच की उंगली, ये छोटी सी उंगली को नीचे लाइए, पूरा पूरा कीजिए। ये यहाँ पे जहाँ छोटी उंगली आती है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्या है, वहाँ पर क्या है, जीफी स्टर्नम। अब जीफी स्टर्नम पे अंगूठा रखिए और फिर छोटी उंगली को नीचे लाइए। कहाँ घुस रही है उंगली, करके देखो, मोटे आदमी ना ट्राई करें, जिनकी तौंद है उनकी नहीं आएगी। नाभि के अंदर घुस रही है। अब नाभि पे उंगली रखिए, अंगूठा रखिए और फिर यहाँ देखिए ये क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, तो हमने पूरे के पूरे थॉरैक्स एंड एब्डोमेन को किस में डिवाइड किया, 3 हिस्सों में। देखो सिंपली देखिए, जब भी हम किसी साइंस को पॉपुलराइज करना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई। यदि मैं इसको कहूँ कि नहीं इसको ऐसे करना है वैसे करना है, कॉम्प्लिकेट करके रखें तो ये पॉपुलराइज होने वाला नहीं। तो इसको क्या किया हम लोगों ने, सिंप्लीफाई किया। हाँ, हमारा हर विद्यार्थी समझ सके, हमारा हर प्रैक्टिशनर इसको समझ सके, तो इसको हमने शरीर को कितने हिस्से में डिवाइड किया, 3 हिस्से में डिवाइड किया। अब ये हिस्सा किससे गवर्न होता है, हमारा प्राणवायु से गवर्न होता है। किससे होता है, प्राणवायु से। देखिए जो ये आयुर्वेद के सिद्धांत हैं वो प्राणवायु। इसके बाद यहाँ से नीचे इसमें क्या कौन सी है, समान वायु। नीचे कौन सी है, अपान वायु। कंठ के ऊपर कौन सी है, उदान वायु। और पूरे शरीर में कौन सी है, उदान वायु को क्यों कहते हैं, उदान का मतलब समझते हैं, उड़ान का मतलब समझते हैं। उड़ान का मतलब उसकी मूवमेंट कैसे होगी, अपवर्ड। तो ये उड़ान से समझ सकते हो कि आप उड़ान मतलब इन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उदान वायु कहेंगे। ठीक है, तो जितने भी ये हमारे पॉइंट्स होते हैं, जितने भी हमारे मर्म स्थान होते हैं, उनसे हम कैसे शरीर की पूरी एक्टिविटीज़ को या फिजियोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो समझिए। तो ये जो हिस्सा है इसमें क्या है, हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, हमारा एसोफेगस है, ब्रोंकस हो गया, ट्रेकिया हो गया, और इसके बाद हेमिएजाइगस, थोरेसिक डक्ट पीछे। इसमें सारी के सारी यदि कोई प्रॉब्लम्स होती हैं इन ऑर्गन से रिलेटेड तो उसके लिए 2 मर्म स्थान है जिसको हम कहते हैं आणी और उर्वी। ठीक है, क्या कहते हैं, आणी उर्वी। कूरपर मर्म से 3 अंगुल ऊपर का है, लेकिन हम लोग कहते हैं 4 अंगुल के नीचे। हम लोगों ने इसको मॉडिफिकेशन किया, हर मर्म को थोड़ा बहुत हम लोगों ने सरकाया, इधर उधर सरकाया। क्यों सरकाया, क्योंकि यदि आप उस पर करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन होते, गलती होगी तो मेरे हाथ में एक गांठ बन गई है यहाँ की सही जगह पे करने से, क्योंकि ये हम लोगों ने वर्षों तक अपने शरीर पे प्रैक्टिसाइज किया। उसके बाद हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आणी और उर्वी है इससे आप किसको ठीक कर सकते हैं, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में हम लोगों ने हजारों लोगों को इससे बेनिफिट किया। कोविड में भी भाई सांस उल्टा लेटो, फलाना लेटो, तो उसके लिए एक कॉम्बिनेशन बनाया। क्या किया हम लोगों ने, स्तनमूल स्तन रोहित, नोट कर लीजिए, मैं आपको कुछ फॉर्मुलेशंस बता रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये एक तरह से अव्यर्थ हैं। अव्यर्थ का मतलब ये आप ये समझेंगे कि ये इसको प्रैक्टिसाइज करेंगे और ये फायदा ना हो, तो ऐसा संभव नहीं। आप या तो आप गलत है या मरीज झूठ बोल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो जो स्तनमूल और स्तन रोहित 2 मर्म सामने, पीठ के पीछे हमारे अंशफलक और बृहति, इसको डिमॉन्स्ट्रेशन में हम बताएंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पीछे हम निशान लगा देंगे और आपको दूसरे आपको कहेंगे ऐसा ऐसा करो, तो मर्म के पॉइंट वहीं पे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उसको इस ढंग से हम लोगों ने उसको किया। तो आणी उर्वी मुख्य है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई एक बैक्टीरियल डिजीज होती है तो हम क्या करते हैं, पहला क्या लिखते हैं, एंटीबायोटिक लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, एक विटामिन लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, एक हमें जो एसिडिटी कम करे उसको लिखते हैं। ठीक है, एक ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसा ही क्रम लिखिए आप। पहले तो लिखिए आणी और उर्वी, फिर स्तनमूल और स्तन रोहित। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इमरजेंसी में अभी डॉक्टर श्रीवत्स कि यहाँ पर जो है हम CPR के लिए और ये इसके लिए एक पॉइंट होता है, स्तन रोहित, स्तनमूल और पीछे अंशफलक और बृहति। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। और इसके साथ और क्या करना है, तल हृदय मर्म, कार्डियो रेस्पिरेटरी एक तरह से वो है, इनकी एक तरह से एसोसिएशन है। हार्ट और लंग का एक कॉम्बिनेशन होता है, कोई भी बीमारी होती है तो इन दोनों को ट्रीट करना होता है, तो इसका कॉम्बिनेशन आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नीचे के बीमारियों के लिए आते हैं, यहाँ से यहाँ तक कौन से ऑर्गन्स हैं हमारे, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेंक्रियाज है, स्प्लीन है, स्टमक है। इन सब के लिए ये क्या, ये एक तरह से फैक्ट्री है, ये इनलेट है, ये फैक्ट्री है, ये आउटलेट है। समझ रहे हैं, इसको इस ढंग से मोटे मोटे समझ लीजिए। अब जो इनलेट है, इनलेट की बीमारी हमने किससे ठीक की, आणी और उर्वी से, सामान्य रूप से आणी और उर्वी। आणी और उर्वी से इतना फायदा होता है जितना कि कोई भी ब्रोंकोडायलेटर इंजेक्शन से नहीं होता। समझ लीजिए मेरी बात, यदि आप
पंप देंगे और ये आणी उर्वी दोनों हाथों के आणी उर्वी करेंगे 3-4 बार कर लीजिए, 15-15, 20-20 बार दोनों, तो आपको तुरंत लगेगा कि भाई हाँ रेस्पिरेटरी कितना बढ़िया इसका रिस्पॉन्स। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आप इलाज कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इनको एसोसिएशन मर्म को आप अपने साथ लगाना शुरू कर दीजिए मरीज के साथ, तो आपके रिजल्ट्स पता लगा कई मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? फैटी लीवर हो सकता है, स्प्लीनोमेगेली हो सकती है, हिपेटोमेगेली हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म से होने वाली सारी बीमारियां होती हैं और उसके लिए एक मर्म स्थान होता है जिसको हम कहते हैं कूरपर मर्म। क्या कहते हैं? कूरपर मर्म। अब ये कूरपर मर्म जो होता है, ये देखिए कूरपर संधि है। कूरपर क्या है? संधि है। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो दिन भर में डायबिटीज ठीक हो जानी चाहिए, होगी भाई। आप यदि ऐसे ऐसे करने लगे तो ये कूरपर मर्म ही तो है, संधि तो है। ऐसे ऐसे करोगे तो जिंदगी भर करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, है ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इन मर्मों के सापेक्ष यहाँ के सेंसिटिव पोजीशंस को देखा, इस एरिया में कौन से सेंसिटिव प्लेसेस हैं। तो 2 पॉइंट्स हमको मिले। तो उसमें कैसे करना, ये ऑलिक्रेनन दिख रहा है पीछे नीचे, ऑलिक्रेनन पे अंगूठा रखेंगे, ऑलिक्रेनन पे अंगूठा रखेंगे, ठीक है। और ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है इसको किस पे रखेंगे? क्रीज पे रखेंगे और यहां पे देखेंगे, बीच की उंगली जहां पे जाती, सीधा हाथ सीधा रखना है, स्ट्रेट रखना है, बीच की उंगली जहां पे रखे ऐसे इसे पूरा इंसर्कल करो, अंगूठा यहां लगाइए नीचे, इसको यहां रखो, ठीक। ये ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कूरपर का बहिर प्रांत और अंतः प्रांत हम लोगों ने 2 बनाए। इसको करते हैं तो डायबिटीज ठीक होती है, स्प्लीनोमेगेली ठीक होती है, लगातार करना होता है। और आप यदि खाना खाने से के बाद इसको खाना खाने के से पहले कर लें और निरंतर करेंगे, तो आप यदि करके देख लीजिए, पहली बार करके देख लीजिए और विदिन 2 और 3 डेज देख लेंगे कि वो आपका पीपी फास्टिंग कम होने लगता है, ठीक है। और निरंतर करेंगे तो डायबिटीज़ की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगातार करना होता है और परहेज के साथ। ये नहीं कि आप अल्कोहल भी लें और मर्म दबाएं तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। कर्पूर नहीं कहते, कूरपर। हाँ, तुम कहोगे फिर कहने लोगे रणधीर कपूर है। इसका अंगूठा नीचे देखिए, इसे बेटे सुनो, ढीला छोड़ो, हाथ ढीला छोड़ो। ये मैंने तुम्हें बताया ऑलिक्रेन प्रोसेस दिख रहा है, ये दिख रहा है हड्डी, इस पे रखा और ये क्रीज पे हाथ रखी, ये इस क्रीज पे ये रखी, ये बीच की उंगली से दबाओ, हाथ हटाओ। ये आप समझ में आया? कहाँ पे आया ये तुम्हारा? ये अपने आप नपा हुआ हिस्सा है, ठीक है। ये सबके नपे हुए हैं, सारा का सारा सिस्टम। ये इसको क्या कहते हैं? कूरपर मर्म। तो जितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एक मोटा मोटा यहाँ की बीमारियां कोई आई तो आप उससे कहें कि कूरपर दबा दें। अब इसके बाद जो इंद्रवस्ती मर्म होता है, नीचे के मर्मों के लिए, जो नीचे के ऑर्गन्स हैं हमारे, कौन कौन से हैं उसमें? लार्ज कोलन हो सकती है, ठीक है, स्मॉल कोलन हो सकती है, लीवर हो, ये किडनीज हो सकती हैं, एड्रिनल हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है, प्रोस्टेट हो सकती है, सब नीचे के हिस्से में है ना। तो ये इंद्रवस्ती मर्म, इसको इंद्रवस्ती क्यों कहा पता है आपको? इंद्र किसके देवता हैं? जल के देवता हैं। किसके देवता? वरुण के। इंद्र किसके? पानी के देवता है। वस्ती किसे कहते हैं? आयुर्वेद में वस्ती पूरे यूरिनरी सिस्टम को कहते हैं। किसको कहते हैं? पूरी। महर्षि सुश्रुत ने लिखा कि यदि इस पर आघात लगेगा तो व्यक्ति की रक्तक्षय से मृत्यु होगी। रक्तक्षय किसको कहते हैं? जरा किसी को पता हो तो बताओ। हेमरेज, ठीक है, पक्का। हेमरेज, रक्तक्षय का मतलब क्या है? रक्तस्राव और रक्तक्षय में अंतर समझिए। रक्तक्षय का मतलब होता है कि खून बनना बंद हो जाए, खून बनने की प्रक्रिया जो है रक्त का क्षय हो, ठीक है। एनीमिया नहीं, बहुत सारी चीजें, मोर देन एनीमिया। प्लेटलेट कम होगा तो भी वही होगा, ठीक है, रक्तक्षय। तो जब हम लोगों ने सोचा भाई ये ऐसा क्यों, तो किडनी का ध्यान आया, किडनी में ध्यान आया कि हीमोपोइटिन होता है। क्या होता है? एंड हीमोपोइटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो लगा कि भाई हमारी महर्षि सुश्रुत ने कितनी बड़ी बात कही। तो इंद्रवस्ती मर्म के दबाने से हम लोगों ने बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये क्या मेटाबॉलिक, ये
जो हीमोपोइसिस में जहाँ दिक्कत होती है उन मर्मों को इसमें हम लोगों ने कूपर मर्म को दबाना शुरू किया। और जितने यूरिनरी डिसऑर्डर्स हैं, किसी को यदि पसीना बहुत आता है, ये वाटर रेगुलेटरी सिस्टम भी है, ये क्या है, वाटर रेगुलेटरी सिस्टम भी है। पसीना बहुत आता है तो दबाइए, किसी को पसीना नहीं आता तो दबाइए, किसी को अतिसार हो रहा है तो दबाइए, किसी को कब्ज हो रहा है तो दबाइए, ठीक है। किसी को बहुत तेज बुखार है, कुछ नहीं कर सकते, तल हृदय और इंद्रवस्ती दबाइए, बुखार उतर जाता है, नहीं कर सकते आप। हाथ पैरों के उसमें ठंडा पानी रखिए, तल हृदय दबाइए और ये इंद्रवस्ती दबाइए, बुखार उतर जाता है, ठीक है। ये हम लोगों के बच्चों का एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है। उनको बताया तो उन्होंने कहा कि सर होता ही जैसा आप कह रहे वैसा ही होता है, ठीक है। तो बुखार की स्थिति में यदि किसी को बुखार है तो ये तल हृदय हो गए, आप इंद्रवस्ती दबाएंगे और हाथ पैरों के तले पे जो उपचार करते हैं वो ठंडा पानी रख सकते हैं, उसको रखेंगे और तो उससे होता है। तो ये आपको हमने बताया कि मर्मो पॉइंट ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज के विषय में बताया और हाउ टू यूज दीज मर्मो पॉइंट्स इन रिलेशन टू द ऑर्गन्स। समझ में आ गया? ये समझ में आई। कितना समय और है, नहीं तो हेड के और बता के मैं तुरंत करूं। अभी है खत्म। थैंक यू वेरी मच। नहीं उससे ज़्यादा नहीं लेंगे आप। है इंद्रवस्ती कूपर से 4 अंगुल नीचे, ऊपर से यहाँ बेटे ऐसे नहीं, यहाँ से 4 अंगुल, 4 अंगुल के नीचे, 3 अंगुल कहते हैं, 4 अंगुल के नीचे, उसको वही उसी क्रम में 0.8 सेकंड का स्टिमुलस 15 से 18 दिन भर में 3 बार, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।